ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। आई होप कि आपने साइड बाय साइड मैटलैब ऑनलाइन ओपन किया होगा। काइंडली डाउनलोड this file, okay, from the Google Classroom. It's better to download Word file so that you can copy all the MATLAB codes. Okay, yeah. Okay, so is this screen is visible to all? Is it perfectly visible और zoom करना है आप मुझे बोल दो। Is visible, sir. Okay, yeah. सी अभी मैंने क्या किया है, जितने भी आपके मैटलैब के कोड थे उन सबको मर्ज करके एक फाइनल फाइल मैंने क्रिएट की है। वही आपको डायरेक्टली रेफर करनी है फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम्स। इनमें से ही ओके, जैसे अभी आज के सेशन में आपको यू विल मतलब एक 13-14 कोड्स आपको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला, और उनमें से ही आपको 2 कोड आने वाले एग्जाम में जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो इस पैटर्न में बेसिकली आपकी एग्जाम जाएगी। तो अब ये जो मटेरियल होगा ये रेफर करने के लिए आप यूज कर सकते हो। इसमें अब ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है, बट जो सिंटैक्स था वो मोस्ट ऑफ द पार्ट में हमने ऑलरेडी कवर किया है कि क्या क्या सिंटैक्स आप यूज कर सकते हो। आपको मैट्रिक्स कैसे लेना होता है मैटलैब में, आप उनपे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप कॉलम मैट्रिक्स कैसे ऐड कर सकते हो, रो मैट्रिक्स कैसे ऐड कर सकते हो। बेसिक जो इसके लिए रिक्वायरमेंट थी वो सारा पार्ट ऑलरेडी हमने कवर किया। अभी कुछ न्यू चीजें इसमें ऐड होगी, लाइक अगर आपको यूजर से कोई इनपुट लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हो। फॉर लूप आप कैसे यूज कर सकते हो, है ना। डिस्प्ले कमांड का क्या यूज है, एफ प्रिंट एफ कमांड का क्या यूज है, एस प्रिंट एफ कमांड का क्या यूज है। तो ये कुछ चीजें न्यू रहेगी सबके लिए, तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। सो आई गेस लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट प्रोग्राम। सो पहला प्रोग्राम क्या है, मैट्रिक्स टू इक्वेशन। ओके, इक्वेशन का ही मीनिंग क्या है, लीनियर सिस्टम वी कैन से, मैट्रिक्स टू लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, है ना। मैट्रिक्स टू लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये पहला प्रोग्राम है। सो इसमें फर्स्ट ये जो कमांड मैंने यूज की है, अब ये मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम में आपको कहीं पे ना कहीं पे ये इनपुट कमांड दिखाई देगी। सो पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इनपुट कमांड का रोल क्या होता है कि अगर आपको कोई भी ओके इंफॉर्मेशन यूजर से लेनी है, क्योंकि बैकएंड पे आप प्रोग्रामिंग करने वाले हो, बट अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर से लेनी है तो उसके लिए आप इनपुट कमांड ले सकते हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, सो इन दैट केस यू कैन टेक फंक्शन फ्रॉम द यूजर, you can take the order, okay, order of derivative from the user, and then corresponding derivative you can find, okay, with the help of backend programming। तो जो जो चीजें जो जो रिक्वायरमेंट है उस प्रॉब्लम के लिए, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स बेसिकली आप यूजर के थ्रू ले सकते हो। तो उसके लिए मोस्टली जो कमांड यूज होती है वो है इनपुट कमांड। इट्स वेरी सिंपल कमांड। इनपुट आपको ओपन ब्रैकेट देना है ना, देन इन्वर्टेड कोमा में आपको जो डिस्प्ले करना है यूजर के लिए वो आप चीजें डिस्प्ले कर सकते हो। तो जैसे इनपुट ओपन ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा में एंटर यूर मैट्रिक्स ए फॉर ऑफ ऑर्डर m बाय n। तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दी है कि आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स इसमें ले सकते हो। जस्ट 1 मिनट, समवन हैज जॉइन, या तो यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हो जनरल मैट्रिक्स से। तो उस हिसाब से अगर आपको आगे जाके किसी क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है तो आपका इनपुट उसके इसमें क्या आएगा, एंटर योर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको थोड़ा इनपुट में क्लियर करना होगा, ठीक है। सो जो भी इन्वर्टेड कोमा में आपको दिखाई दे रहा है, जो आ रहा है, वो सारी चीजें डायरेक्टली यूजर को डिस्प्ले होगी। तो ए यानी जो इनपुट आपका आ रहा है, जो इनपुट आप यूजर के थ्रू ले रहे हो, ओके, वो इनपुट मैंने कहाँ पे असाइन किया, ए इक्वल टू असाइन किया। तो ए इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो यूजर के थ्रू आएगी। सो ए इक्वल टू इनपुट मैंने क्या लिया, एंटर यूर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m बाय n। ओके, फिर मुझे क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स यूजर मुझे देगा, ओके, वहां से मुझे क्या चाहिए कि उस मैट्रिक्स के रोज कितने हैं ये मुझे वो एक नंबर मुझे लेना है, एंड उस मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं वो एक नंबर मुझे लेना है। तो बेसिकली उस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है, बेस्ड ऑन दैट ऑर्डर, है ना, उसकी जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के हिसाब से आगे मुझे कुछ कैलकुलेशन करने, ठीक है। सो ये थोड़ा अभी मैं स्टार्ट करने से पहले मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सी मैट्रिक्स टू
लीनियर सिस्टम, तो बेसिकली आपके पास एज अ यूजर आपको एक मैट्रिक्स देगा. सो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माय मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ए मैट्रिक्स आपको यूजर देगा, बी मैट्रिक्स भी आपको यूजर देगा. तो बी मैट्रिक्स आपको क्या लेना है, फॉर एग्जांपल 11 12 13, और फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये मैट्रिक्स आप यूजर से लोगे. आपको प्रोग्राम क्या क्रिएट करना है, फ्रॉम दिस मैट्रिक्स वी नीड टू क्रिएट अ लीनियर सिस्टम. यहां से आपको एक लीनियर सिस्टम क्रिएट करनी है. तो बेसिकली आप इसको, अगर आप लीनियर सिस्टम के टाइम पे अगर आप वेरिएबल है ना एक्स वाई जेड लेते हो है ना, तो उस केस में कैसे आपका आंसर दिखाई देगा. यहाँ से अगर आप लीनियर सिस्टम लेते हो तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 11, एंड 4 into x plus 5 into y plus 6 into z equal to 12, then 7 into x plus 8 into y plus 9 into z equal to 13. ओके, ऐसे आपको आउटपुट में चाहिए. तो ये अभी आपका पहला प्रोग्राम है. ठीक है, अभी इसमें कुछ चीजें आपको इंश्योर करनी होती है जब आप ये प्रोग्राम डिजाइन करते हो. सो क्या चीजें इसमें मोस्टली आपको इंश्योर करनी है, क्योंकि यूजर आपको रॉन्ग चीजें भी दे सकता है और फिर आपका शायद उसके इसमें जो आउटपुट आपको एक्सपेक्टेड था वो नहीं आएगा. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ए में आपको पता है अगर ए की ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3/3 है. ओके, तो बी की ऑर्डर क्या आ रही है यहाँ पे 3/1 आ रही है. ओके, तो क्या रिस्ट्रिक्शन आता है, क्योंकि आपको पता है लीनियर सिस्टम इज नथिंग बट ax इक्वल टू बी. तो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स की ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर आपकी यहाँ पे आनी चाहिए. ओके, तो ये इंश्योर करने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया रखना होगा, क्या क्राइटेरिया रखना होगा कि जितने रोज है ना, जितने ए के रोज आ रहे हैं ना, वो सेम आपके बी के भी आने चाहिए, है ना. तो जितने ए के रोज आप ले रहे हो, इफ देयर आर 3 रोज इन मैट्रिक्स ए देन देयर मस्ट बी 3 रोज इन मैट्रिक्स बी, है ना. ये आपको मैच करना है. अगर ये मैच नहीं होता है आपका, ठीक है, सो क्या होगा, प्रोग्राम आपका डिस्टर्ब होगा. ठीक है, इज दिस क्लियर. क्योंकि आपको पता है ये राइट साइड में वैल्यू शिफ्ट हो रहे हैं, तो जितने इक्वेशन है उतने ही आपके पास रोज आएंगे. वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो आपको ये रिलेशन पता है कि जो भी मैट्रिक्स की ऑर्डर आती है, इफ आई कंसिडर दिस ऑर्डर एज m by n, तो m में क्या होता है, m इज नथिंग बट नंबर ऑफ इक्वेशन. m बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है नंबर ऑफ इक्वेशंस, एंड n बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स. जब आप इसको सिस्टम में कन्वर्ट करते हो, जब आप इसको सिस्टम में कन्वर्ट करते हो, दैट m, ए मैट्रिक्स में m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, तो m इज नथिंग बट नंबर ऑफ इक्वेशंस, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, पर यहाँ पे आपको क्या इंश्योर करना होगा कि ए में जितने रोज आ रहे वही रोज आपके बी में आने चाहिए. ओके, तो ये एक चीज आपको इंश्योर करना है जब आप प्रोग्राम डिजाइन करते हो. तो मैं कैसे ये सारी चीजें मर्ज करने वाला हूँ, सो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. ओके, यस. सो फर्स्ट मैंने क्या किया, वी नीड टू टेक मैट्रिक्स फ्रॉम द यूजर. सो मैंने a इक्वल टू लिखा है इनपुट. तो इनपुट कमांड इसके आगे जहां पे भी मैं यूज करूंगा, इट सिंपली मींस मैं यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा. सो इनपुट अंडर एंटर योर मैट्रिक्स a ऑफ ऑर्डर m by n. ओके, हाँ, सो इसको बाद में रन करके देखते हैं. फिर मैंने क्या किया, गेट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स a. तो फिर मुझे क्या चाहिए, a जो मैट्रिक्स यूजर ने दिया है उसमें कितने रोज है कितने कॉलम से, इसको मुझे उस नंबर को बेसिकली मुझे यूज करना था. तो मैंने क्या किया है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में m कॉमा n इक्वल टू क्या कमांड ली है, साइज ऑफ a. इससे क्या होने वाला है, ओके, व्हाट दिस कमांड विल डू, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी. इससे क्या होगा, इस कमांड से क्या होगा, यम वेरिएबल आपका डिफाइन होगा, n वेरिएबल आपका डिफाइन हो गया. सिंपली अभी वेरिएबल तो नहीं रहेगा, वो यम जो कांस्टेंट है वो डिफाइन होगा, n जो आपका कांस्टेंट है वो डिफाइन होगा. तो यम क्या आने वाला है, यम की वैल्यू क्या आएगी, इससे इस कमांड से यम की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए. n की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए. तो बेसिकली ये कमांड क्या कर रहा है, इट असाइन वैल्यूज टू m एंड n. m एंड n को वैल्यूज असाइन कर रहा है. ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता यूजर कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स एंटर करेगा. ओके, सो यम और n की वैल्यू यूजर पे डिपेंड है कि यूजर अगर 3/3 का करता है तो दोनों वैल्यूज 3 आएंगे. यूजर अगर 3/4 का मैट्रिक्स एंटर करता है तो m इक्वल टू 3 आएगा, n इक्वल टू 4 आएगा. ओके, आई होप यहां तक क्लियर है. फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बी मैट्रिक्स यूजर से लिया. सो बी इक्वल टू इनपुट, सेम कमांड है, बस एंटर यूर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर m by 1. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत क्लियर किया था.
कि ये अगर m by n का होता है तो ये आपको m by 1 का लेना है। ओके, रैंडम ऑर्डर का नहीं ले सकते हो क्योंकि सिस्टम फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिस्टम के लिए रेस्ट्रिक्शन होता है, तो इसलिए एंटर योर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर m by n। बट फिर भी क्या होता है कि बाय मिस्टेक शायद अगर वो रॉन्ग मैट्रिक्स एंटर करता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे ये 3 by 3 का था, बट अगर यूजर मुझे ये मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है ना, विच इज ऑर्डर ऑफ 4 by 1, है ना, तो ये मिसमैच होगा और यहाँ से कभी आपकी क्योंकि एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगी जिसको मैं मैप नहीं कर पाऊंगा। सो दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, तो इसलिए आपको वो एक पार्ट इंश्योर करना होता है। ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया है, उसको इंश्योर करने के लिए मैंने एक एरर का मैसेज यूजर को दे दिया है। ठीक है, क्या दिया आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, सो इफ, अभी इफ कमांड का यूज क्या होगा, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। ओके, इफ कमांड जनरली आप कहाँ पे यूज करते हो, जहां पे आपके पास कंडीशन है कि अगर ऐसे होता है तो ये करना है, ओके, नहीं होता है तो ये करना है। ये चीजें अगर आपको कभी प्रोग्रामिंग में कंसिडर करनी है तो बेसिकली इफ एल्स ये सारे कमांड्स आप यूज करते हो, ये आपको स्लोली स्लोली समझ में आएगी। सो इफ मतलब आप भी आप कंडीशन दे रहे हो कि अगर, है ना, इफ मीन्स अगर साइज ऑफ b,1, है ना, b,1 मतलब क्या होगा ये, कैन एनीवन टेल मी? सो बी मैट्रिक्स जो था ना, बी मैट्रिक्स जो मेरे पास आ रहा है, ओके, उसको उसमें से मैं क्या ले रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज ही ले रहा हूँ। ओके, 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या कि कॉलम मैंने एक ही रखा है ना। आपको पता है जब भी आप ये आप याद रखो, m by n ये हमेशा मैटलैब में कैसे रीड करता है, फर्स्ट वैल्यूज रोज में जाता है एंड सेकंड वैल्यूज आपकी कॉलम्स में जाती है। ठीक है, सो अगर मैं कॉलम को रेस्ट्रिक्ट करता हूं, अगर मैं कॉलम को 1 कर देता हूं तो ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग आपकी फर्स्ट मतलब रोज पे जाएगी, है ना। अगर सॉरी कॉलम को अगर मैं 1 रिस्ट्रिक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिक आपकी प्रोग्रामिंग क्या आ जाएगी, क्योंकि इस केस में जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, m by 1 होगा। ओके, सो इट्स सो 1 कॉलम एंड m रोज, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली। ओके, m रोज एंड 1 कॉलम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो बी मैट्रिक्स था, ओके, जो भी मैट्रिक्स था उसके मैंने उसका काउंट क्या लिया, मैंने उसके नंबर ऑफ रोज का काउंट लिया है। नंबर ऑफ रोज का काउंट लेने के लिए मुझे ये वैल्यू 1 सेट करनी होगी, है ना। इज दिस क्लियर? अगर मुझे बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज का काउंट लेना है तो मुझे ये वैल्यू हमेशा 1 सेट करनी होगी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इट सिंपली मीन्स, Yes, sir. आपको पता है कॉलम मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या आती है, कोई भी कॉलम मैट्रिक्स अगर आप कंसिडर करते हो ना, इफ यू टेक एनी कॉलम मैट्रिक्स, ओके, इसमें रोज आपके चेंज होते, बट कॉलम क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी हमेशा ऑर्डर क्या आती है, 1 बाय m by 1 आती है। तो कोई भी आप कॉलम मैट्रिक्स कंसिडर करो, उसकी ऑर्डर ये आएगी, मतलब कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की वैल्यू फिक्स होती है, 1 होती है। जब आप रो मैट्रिक्स को टारगेट करते हो तो रो मैट्रिक्स में क्या चेंज होता है, कॉलम्स चेंज होते हैं, एक ही रो आती है, तो इसकी ऑर्डर क्या आती है, या 1 by n आती है। ओके, तो उसमें रोज की वैल्यू 1 फिक्स होगी, कॉलम्स यू कैन वैरी। कॉलम मैट्रिक्स में रोज वैरी होंगे बट कॉलम इज फिक्स। ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर। हाँ, तो ये जो नोटेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर, क्योंकि मेरे पास कंडीशन क्या है, मुझे पता है जो ए मैट्रिक्स था उसके रोज है m, मुझे क्या पता है ए मैट्रिक्स में m रोज है, और मुझे क्या इंश्योर करना है कि ए मैट्रिक्स के जितने रोज थे उतने ही रोज मुझे बी के चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो मुझे यूजर को बोलना होगा कि ये एरर दे रहा है, या दिस विल, मतलब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है इन अ सिंपल वर्ड्स। तो मैंने क्या कंडीशन डाली है कि अगर बी के जो रोज है, b,1 मतलब नंबर ऑफ रोज इन बी इज नॉट इक्वल टू यम, है ना, क्योंकि मुझे यम चाहिए थे, तो अगर यम नहीं आता है तो वो एरर रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो एरर करके ही डायरेक्ट सिंटैक्स है, जब भी आपको यूजर को बोलना है कि ये एरर इसमें आ रही है, तो क्या सिंटैक्स है, एरर इन ब्रैकेट एरर। ओके, तो ये जो भी आप इसमें टाइप करते हो ना इन्वर्टर कॉमा में, वो एज इट इज यूजर को दिखाई देगा। द नंबर ऑफ रोज in matrix B must match the number of rows in matrix A। तो एरर को मैं इमीडिएटली इन्फॉर्म करूंगा कि आपने जो बी मैट्रिक्स मुझे प्रोवाइड किया है उसके रोज और ए मैट्रिक्स के रोज मैच नहीं कर रहे। ओके, तो इफ से, इफ कंडीशन से ये एरर मैसेज यूजर को जाएगा। ठीक है, अदरवाइज फिर वो रन करेगा। तो अगर ये चीज नहीं हो रही है तो उस केस में डायरेक्टली वो क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में, इसलिए मैंने इफ करके ये कंडीशन डाली फिर इसको एंड किया।
ठीक है। अगर ये चीज नहीं होती है तो फिर आपका प्रोग्राम आगे रन होगा। तो आगे मैंने कैसे किया है, अभी जितने तो अभी अज्यूम करते कि यूजर से मुझे ए मैट्रिक्स मिला है, यूजर से मुझे बी मैट्रिक्स मिला है, तो अभी मुझे क्या असाइन करना है, मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है। और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी आप मैट्रिक्स टू लीनियर सिस्टम आते हो, है ना, यम का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्वेशंस का, एंड यन का मतलब क्या होता है, यन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल्स आपको अभी उसमें चाहिए, जैसे ये 3x3 का था, तो इसलिए मुझे 3 वेरिएबल का यूज करना पड़ रहा है। अगर मैं से 3x4 का मैट्रिक्स लेता हूँ तो मुझे 4 वेरिएबल का यूज करना होता है। अगर मैं 3x5 का लेता हूँ तो मुझे 5 वेरिएबल का यूज करना है। सो द पॉइंट इज कि यन की जो वैल्यू है उस पे आपके वेरिएबल्स डिपेंड है। तो उसको मैंने कैसे असाइन किया आप देखो। ओके, सो ये जो अभी कमांड है, इससे पहले आप वेरिएबल्स को असाइन कैसे कर रहे थे, मैन्युअली असाइन कर रहे थे, बट अभी आपको नहीं पता है क्योंकि यूजर क्या मैट्रिक्स एंटर करेगा उस पे आपके वेरिएबल्स डिपेंड है। तो ये चीजें ऑब्वियसली आप मैन्युअली एंटर नहीं कर सकते हो। तो मैंने इससे पहले आपने ये कमांड यूज की है कि सिम्स करके आप फिर एक्स वाई जेड जो चाहे वो वेरिएबल आप असाइन कर रहे थे, है ना। बट अभी आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना है, एंड वो काउंट भी डिपेंड है कि आपको यूजर कितने वैल्यूज देगा, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स देगा। इसलिए ये एक कमांड है जिससे आप वो इंश्योर कर सकते हो कि यूजर ने जितने जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपके वेरिएबल सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, सिम एक्स कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n। ओके, इससे क्या होगा, इस सिंटैक्स से ऑटोमेटिक आपके वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, सिंबॉलिक वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, 1/n मतलब ये रो मैट्रिक्स क्रिएट होगा। ओके, यहाँ पे क्या होने वाला है, हाँ, सो लाइक x1 x2 xn ये आपके सारे वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। बट यहाँ पे जो मैं फॉर्म दे रहा हूँ ना, इससे क्या होगा कि रो मैट्रिक्स में क्रिएट होगा, मतलब आपके जो वेरिएबल्स फॉर्म होंगे ना वो ऐसे रहेंगे, like x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। ओके, ये रो मैट्रिक्स में जाएगा। ठीक है, तो ये जो कमांड है इससे आप डिपेंड ऑन यन, जितना आपका यन होगा उतने वेरिएबल्स आप बेसिकली असाइन कर सकते हो। फिर मैंने क्या लिया है क्योंकि आपको पता है जब आप लीनियर सिस्टम फॉर्म करते हो, लीनियर सिस्टम में ए मैट्रिक्स होता है। ओके, तो बेसिकली ए मैट्रिक्स आपका यहाँ पे होता है, जो एक्स मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स होता है ना। ये आपको पता है ऑलरेडी, जब आप लीनियर सिस्टम वर्क कर रहे थे, इसमें एक्स मैट्रिक्स कॉलम में आता है, बी मैट्रिक्स कॉलम में आता है, ए आपका किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आ सकता है। तो वो इंश्योर करने के लिए कि जो आपके वेरिएबल्स है वो कंपलसरी आपको कॉलम मैट्रिक्स में चाहिए, तो मैंने ये कमांड यूज की है। ठीक है, दिस इज द कमांड। ओके, तो जो वेरिएबल्स थे उसका बस मैंने ट्रांसपोज लिया है। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे डॉट क्यों आ रहा है। ठीक है, ट्रांसपोज तो डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, तो ये भी हमने सिंटैक्स के टाइम पे एक्सप्लेन किया था। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, वन बाय वन वैल्यू असाइन हो रही है। ओके, तो ये कोई डायरेक्ट मैट्रिक्स नहीं था। ओके, जो वेरिएबल्स मैंने ऊपर डिफाइन किया ये कोई डायरेक्ट मैट्रिक्स नहीं था। यहाँ पे 1/1 वैल्यू असाइन हो रही है, एंड उसके वजह से ये कोई आपका मैट्रिक्स नहीं था, तो उसका डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट क्या करता है, डॉट क्या करता है, डॉट हर एक नंबर को 1/1 लोकेशन के हिसाब से असाइन करके देगा आपको। ये आपको मैंने बोला एक कंपोनेंट वाइज जाता है, एलिमेंट वाइज जाता है। तो ये क्या करेगा, जो जो यहाँ पे नंबर्स क्रिएट हो रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक आपको कॉलम में असाइन करके देगा। तो यहाँ पे डॉट जरूरी है क्योंकि ये कोई आपका मैट्रिक्स नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट ट्रांसपोज आपका आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट बेसिकली क्या करता है, एलिमेंट वाइज आपको असाइन करके देता है ना। जैसे अभी मुझे कॉलम मैट्रिक्स असाइन करना था, तो ये एलिमेंट वाइज पहला x1 असाइन करेगा, फिर x2 असाइन करेगा, फिर x3 असाइन करेगा, ऐसे एलिमेंट वाइज वो असाइन करके देगा। ठीक है, सो डन। सो यहां से मैंने x या वेरिएबल मैट्रिक्स मैंने डिफाइन किया। नाउ आई नीड टू गो फॉर द इक्वेशंस, है ना। तो अभी मुझे लीनियर सिस्टम फॉर्म करनी है, तो उसको मैंने टाइटल दिया, वो जो भी लीनियर सिस्टम फॉर्म होगी उसको मैंने इक्वेशंस में मर्ज करने वाला हूँ, इक्वेशंस में उनको मैं डालने वाला हूँ। तो इक्वेशंस इज इक्वल टू, सो इसका मतलब ये होता है कि इक्वेशंस में वो मेरी लीनियर सिस्टम जाएगी। हाँ, अब ये डबल इक्वल का यूज क्या है, कैन एनीवन टेल मी। तो डबल इक्वल बेसिकली क्या करता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे अगर आपका एक इक्वल आ रहा है, ओके, इसका मतलब आगे वाला पार्ट इक्वेशंस में असाइन होता है ना। इक्वेशंस की वैल्यू अभी आगे क्या आएगी, एक्स इक्वल टू बी आएगी। तो यहाँ पे फिर से एक सिंगल इक्वल आप नहीं ले सकते हो।
इक्वल कमांड मैटलैब में डायरेक्टली कहाँ पे यूज होती है? अगर आपको किसी भी वेरिएबल को या किसी भी कोई भी कैरेक्टर हो जो भी हो उसको कुछ असाइन करना है ना? जैसे अगर मुझे a इक्वल टू 4 असाइन करना है तो a इक्वल टू मैं 4 लेता हूँ, ठीक है? सो डबल इक्वल कब यूज होता है? जब आप इसको, दिस इज नथिंग बट अ लॉजिकल ऑपरेटर, वो कंपेयर करता है दोनों चीजें, लेफ्ट साइड की चीजें और राइट साइड की चीजें। तो यहाँ पे डबल इक्वल आता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इक्वल आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि इक्वल से क्या होगा? असाइन होगा। आपको असाइन नहीं करना है, आपको लेफ्ट हैंड इक्वेशन फॉर्म करना है। इन सिंपल वर्ड्स आपको यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए यहाँ पे डबल इक्वल आपको यूज करना है, ना कि इक्वल। फिर डिस्प्ले कमांड का यूज बस क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करवा के लेना है आप वो करके ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने लास्ट में बस डाला है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेटअप सक्सेसफुली। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो भी आपके थे वो सेटअप हो गए। ओके, फर्स्ट कमांड में मैं थोड़ा टाइम ले रहा क्योंकि एक बार ये 2-3 चीजें आपको क्लियर होगी तो उसके आगे फिर ये जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। ओके, एक और चीज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी आपको कमांड विंडो, अभी जैसे ये यहाँ पे मेरे पास क्लियर है, बट अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है उसको क्लियर करने के लिए आपको CLC कमांड का यूज करना होता है नीचे कमांड विंडो में, ठीक है? तो जब भी आप कमांड विंडो में CLC टाइप करते हो, एंटर करते हो, ऑटोमेटिक कमांड विंडो आपकी क्लियर हो जाती है। तो ये एक पॉइंट आप याद रखो। ओके, तो अभी आते हैं प्रोग्राम पे, इसको रन करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रन करने के लिए मैं लाइव एडिटर में रन सेक्शन करता हूँ, एंटायर रन नहीं करता हूँ। एंटायर रन के लिए अगर आप जाओगे ना तो 13 प्रोग्राम से एक बार 13 रन हो जाएंगे, फिर से सिस्टम हैंग होगी। तो इसलिए 1 बाय 1 ब्लॉक वाइज में इसको रन करता हूँ, सो दैट मैटलैब में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ये चीजें आप एग्जाम के टाइम पे भी याद रखो। ओके, सो जो जो इनपुट कमांड होती है, मतलब यूजर के लिए जो जो आपने दिया था वो हमेशा आपको कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी? कमांड विंडो में रिफ्लेक्ट होगी। तो जो जो चीजें आपको यूजर से चाहिए ना वो सारी चीजें आपको कहाँ पे आएगी? कमांड विंडो में आएगी। सो लेट मी रन दिस एंड लेट मी शो यू दिस एंटायर प्रोग्रामिंग। ओके, सो रन अ सेक्शन, सेक्शन वाइज रन करते हैं। सो फर्स्ट जो इनपुट था क्या था? एंटर यूर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m/n। अब ये थोड़ा आपको विजिबल देखो हो रहा है कि नहीं? इससे ज्यादा शायद It's visible, sir. विजिबल ना, हाँ। सो एंटर यूर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m/n। तो आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स एंटर करना है। ओके, तो मैं लेता हूँ एक मैट्रिक्स से 1 2 3, सॉरी आपको स्पेस के साथ देना पड़ेगा, 1 2 3, देन 5 6 7, देन 8 9 10। ठीक है, आप कोई भी ऑर्डर का ले सकते हो क्योंकि ऑर्डर पे हमने रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। फिर एंटर करता हूं मैं, तो जो भी, हाँ, देन फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे पास? नेक्स्ट इनपुट आएगा एंटर योर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर m/1। ओके, तो जितने रोज आप ऊपर ले रहे हो उतने रोज आपको यहाँ पे कंसिडर करने, ठीक है? सो हाँ, सो m/1, तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स ही लेना है, ठीक है? एज पर द इंस्ट्रक्शन m/1 मुझे कंसिडर करना है। सो लेट मी डू दैट। सो एक कॉलम मैट्रिक्स में लेता हूँ -3, कॉलम मैट्रिक्स है तो सेमीकोलन यूज करना होगा, -5 एंड देन माइनस, ठीक है, 10 रहने देता हूँ, ठीक है? तो बी मैट्रिक्स भी मैंने एंटर किया, तो ये यूजर से आता है बेसिकली, ठीक है? Done. तो यूजर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो कंप्लीट हो गई। अभी आते हैं आउटपुट में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। सो लेट मी शो यू द आउटपुट, ठीक है? अभी ये मैंने पर्पसफुली इस हर एक का आउटपुट मैंने हाइड नहीं किया, बट आपको पता है ये चीजें आप हाइड कर सकते हो। जब भी आप इसके आगे सेमीकोलन दोगे तो ए का जो आउटपुट था ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। एट देन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको लीनियर सिस्टम चाहिए, तो आप बस लास्ट के लीनियर सिस्टम ही आउटपुट में रख सकते हो। तो इट्स अप टू यू, ये मैंने पर्पसफुली रखा है सो दैट यू कैन चेक कि इन बिटवीन क्या क्या चीजें हो रही है। तो एज पर दी इंस्ट्रक्शन जो इनपुट था ए इक्वल टू, यहाँ पे एक मैट्रिक असाइन हो गया यूजर के थ्रू। इस सिंटैक्स से क्या होता है? यम और एन की वैल्यू असाइन होती है। तो सिंस द मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 3/3, यम इक्वल टू 3 आता है, एन इक्वल टू 3 आता है। बी मैट्रिक्स भी आपने यूजर से लिया था, कॉलम मैट्रिक्स -3 -5 10, तो वो कॉलम मैट्रिक्स में आ गया। फिर जितने मेरे पास कॉलम्स थे, मतलब एन की जितनी वैल्यू थी उतने वेरिएबल्स मुझे पहले डिसाइड करने थे, एंड वो रो मैट्रिक्स था, इसलिए यहाँ पे ये जो सिंटैक्स था सिम x 1/n, है ना, यहाँ से x1 x2 x3 ये वेरिएबल ऑटो क्रिएट हो रहे हैं ना, ऑटो क्रिएट हो रहे हैं। देन पर मुझे पता है कि x जो मैट्रिक्स होता है वो कॉलम होता है, इसलिए मैंने उसका ट्रांसपोज लिया है। और ये कोई मैट्रिक्स नहीं था, इसलिए क्योंकि आप देखो ना आपने ये सिंबॉलिक से असाइन किया था, तो ये मैट्रिक्स नहीं था, इसलिए ये एलिमेंट वाइज असाइन करना जरूरी था, इसलिए डॉट आता है। आप इसको चेंज करके यू विल फाइंड द एरर, क्या इसमें चीजें हो रही है।
फिर मुझे इक्वेशंस फॉर्म करने थे। इक्वेशन मुझे पता है Ax इक्वल टू बी सिस्टम होती है, हाँ, बट उसमें मैं इक्वल टू यूज नहीं कर सकता क्योंकि इक्वल अभी असाइन नहीं कर रहा। अभी इक्वल का मीनिंग क्या है, इट्स फॉर्म्स द इक्वेशन, है ना। तो अभी जो इक्वल यहाँ पे दिखाई देगा, ये जो इक्वल यहाँ पे हो रहा है, ये असाइन नहीं कर रहा है मैटलैब में कुछ, ये बस एक इक्वेशन में आप जो लिखते हो ना इक्वल, वो चाहिए, तो इसलिए डबल इक्वल, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर भी आप इसको बोल सकते हो। तो a स्टार x इक्वल टू b, तो यहाँ से ये मेरे पास सिस्टम फॉर्म होंगे। दैट्स इट, दैट कंप्लीट दी फर्स्ट प्रोग्राम। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे आएगा, लाइक क्रिएट और प्रोग्रामिंग ऑफ मैट्रिक्स टू लीनियर सिस्टम ऑफ एनी ऑर्डर, ऑफ एनी m by n ऑर्डर, ऐसे टाइप में भी डायरेक्टली आ सकता है, या शायद ऐसा भी प्रोग्राम आएगा, आई विल गिव यू अ मैट्रिक्स a this b equal to this, now construct MATLAB programming and convert it into create a MATLAB programming uh, uh, and find the linear system corresponding to this matrix A and matrix B, है ना। तो इस टाइप में क्वेश्चंस रहेंगे। तो बेसिकली आपको इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्टली मैटलैब प्रोग्रामिंग आप कंसिडर करो फॉर एनी m by n मैट्रिक्स, या तो मैं आपको A मैट्रिक्स दूंगा, मैं आपको B मैट्रिक्स दूंगा, आपको एंटर प्रोग्रामिंग क्रिएट करने। तो अगर A और B में ही आपको दे रहा हूं, उस केस में इनपुट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो डायरेक्टली भी आप जा सकते हो आगे वाले कैलकुलेशन में, डायरेक्टली आप नीचे से आ सकते हो। ओके, सो इट्स अप टू यू। मोस्टली आपको इस फॉर्मेट में आएगा कि राइट अ मैटलैब प्रोग्राम व्हिच कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू लीनियर सिस्टम ऑफ एनी ऑर्डर, ऑफ एनी m by n ऑर्डर। ओके, so this is your first programming. Any doubt in this? Can we go for the next program now? Yes or no? Yes, sir. Okay. हाँ, तो अभी रिवर्स करते, अभी इक्वेशंस टू मैट्रिक्स हमें जाना है। सो अभी यूजर से आपके पास इक्वेशंस आएंगे, है ना, और फिर आपको वहां से मैट्रिक्स फॉर्म करना है। ये सेकंड प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं। सो क्या क्या चीजें हमें फिर यूजर से चाहिए अगर आपको इक्वेशन टू मैट्रिक्स जाना है, ठीक है। सो फर्स्ट मैंने क्या लिया है, एंटर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यूजर को मैं पहले पूछ रहा हूँ कि आपके कितने वेरिएबल्स है ना, तो उसको मैंने इसमें असाइन किया है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर अंडरस्कोर वेरिएबल, तो समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या है। सो ये एक इनपुट में यूजर से लूंगा कि कितने वेरिएबल्स, एंटर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स आपको चाहिए। आपको पता है जितने वेरिएबल्स यूजर काउंट, यहाँ से काउंट आता है, यूजर एंटर करेगा कि 5 वेरिएबल्स, यूजर एंटर करेगा कि 7 वेरिएबल्स, तो यूजर बस एक नंबर एंटर करेगा। अगर यूजर ने 3 एंटर किया तो मुझे ऑटो 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे। तो ये सेम सिंटैक्स है जो मैंने ऊपर यूज किया है ना, जितना काउंट है उस काउंट के हिसाब से अगर आपको वेरिएबल्स क्रिएट करने तो आप ऐसे कर सकते हो, सिम इन ब्रैकेट x, 1 by n, अभी n की वैल्यू में यहाँ पे ले रहा हूँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है रो मैट्रिक्स में उतने वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, अगर 4 है तो 4 क्रिएट हो जाएंगे, 5 है तो 5 क्रिएट हो जाएंगे। फिर मुझे क्या चाहिए, ये जो वेरिएबल्स ऊपर मेरे पास है, ठीक है, उन वेरिएबल्स से ही मुझे क्या लिखना होगा, मुझे इक्वेशन लिखना होगा। तो उससे पहले यूजर को मैं पूछने वाला हूँ कि आपके इक्वेशंस कितने हैं, है ना। तो वेरिएबल्स तो आपने क्लियर किया, अभी आपके इक्वेशंस कितने हैं। सो नंबर ऑफ इक्वेशन का एक इनपुट में देता हूँ यूजर को, एंटर द नंबर ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ से एक यूजर एक नंबर एंटर करेगा कि मेरे पास से 5 इक्वेशन या 6 इक्वेशन है, जो भी है, ठीक है। हाँ, अभी आगे, ये सब कुछ मैं कैसे फिट करने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या होगा, तो मैंने यूजर से क्या लिया है, मैंने यूजर से नंबर ऑफ वेरिएबल्स का काउंट लिया है, मैंने यूजर से नंबर ऑफ इक्वेशन का काउंट लिया है। ओके, अभी इसके बाद यूजर 1 by 1 अपना इक्वेशन क्या करेगा, एंटर करेगा। और ये प्रोसेस कितनी बार होगी, जैसे मैं यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कितने वेरिएबल से ये यूजर देगा, तो यूजर ने अगर दिया है कि 2 वेरिएबल है ना, वेरिएबल्स। फिर मेरे पास कितने इक्वेशन है, यूजर का दे रहा है कि 3 इक्वेशन है, ओके, तो मेरे पास 3 इक्वेशन है, ठीक है। तो अभी इसके आगे मुझे क्या करना है, जितने वेरिएबल्स थे फिर मैंने वहां से ऑटो वेरिएबल असाइन किए। सो x1 एंड x2 ये मैंने मैटलैब के थ्रू असाइन किया। फिर अभी जितने इक्वेशन यूजर ने बोले थे, तो 1 by 1 मुझे वो इक्वेशन यूजर से लेना होगा। बट उस टाइम पे मुझे यूजर को ये भी क्लियर करना है कि वो जो इक्वेशन आप लिख रहे हो ना, वो जो इक्वेशन आप लिख रहे हो उसको लिखते समय आप इन्हीं वेरिएबल का ही यूज करो, क्योंकि मैटलैब में जो मैंने डिफाइन किया है वेरिएबल, उन्हीं वेरिएबल का आपको यूज करना होगा। यहाँ पर रैंडम चीजें नहीं चलेगी, है ना। अगर मैंने एक्स को डिफाइन किया है सिंबॉलिक वेरिएबल,
So you cannot take as y as a variable, है ना। तो ये भी इंस्ट्रक्शन मुझे देना होगा। और ये 3 इक्वेशंस थे। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक ऐसे प्रोग्राम करूंगा कि 1 by 1, है ना, 3 बार ये इनपुट जाएगा, 1 2 3 टाइम्स ऐसा एक इनपुट जाएगा, एंड यहां से मैं इक्वेशन यूजर से लेने वाला हूं। ठीक है, अभी आप देखो कि यूजर कितने इक्वेशन एंटर करेगा ये आपको नहीं पता है, इसलिए कितने इनपुट्स आपको हमेशा आएंगे ये चीजें भी आपको क्लियर नहीं है। ओके, दिस इज नॉट फिक्स, ये चीजें फिक्स नहीं है, इट डिपेंड ऑन यूजर। यूजर जितने इक्वेशन एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज होती जाएगी। इसलिए जहां पे आपको नहीं पता कि कितने काउंट तक ये जाएगा, वहां पे आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप यूज कर सकते हो। फॉर लूप का मतलब क्या है कि अगर एक ही चीज, मतलब जैसे अभी मुझे इनपुट लेना है, तो बेसिकली मुझे इनपुट ही रिपीट करना है। तो अगर आप कोई भी सेम चीज बार बार रिपीट कर रहे हो, है ना, विद द मतलब कि जिसका काउंट आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसका काउंट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वहां पे जनरली फॉर लूप होता है। तो ये थोड़ा बहुत कुछ बैचेस में मैंने लिया। तो फॉर लूप पे बेसिकली एक ही ऑपरेशन अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो उस टाइप में फॉर लूप आता है। इतना बस सिंपल वर्ड्स में याद रखो। तो सिंस दिस काउंट इज नॉट फिक्स, क्योंकि यूजर कितने इक्वेशन मुझे देगा ये मुझे नहीं पता है, तो इसलिए इसको मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूं आप देखो। So let me explain the program. Okay, so हाँ, ये इनिशियलाइज करना होता है। ये मैं कमांड नीचे भी ले सकता हूँ, तो सीक्वेंस में जाएगा। ओके, हाँ ठीक है। फिर मैंने क्या डाला है, ये इन्फॉर्म द यूजर अबाउट द सिंबॉलिक वेरिएबल। तो कहाँ तक हम थे कि नंबर ऑफ इक्वेशन ले लिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने यूजर से ले लिए, उससे हमने वेरिएबल डिफाइन किए, फिर मैंने एक यूजर को मैसेज दिया। ठीक है, अभी ये यहाँ पे कमांड आती है एफ प्रिंट एफ। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एफ प्रिंट एफ और फिर डिस्प्ले कमांड। तो इन दोनों में पहले क्या डिफरेंस है वो समझ के लेते, फिर आगे जाके एक और कमांड आएगी यस प्रिंट एफ। ओके, एक्चुअली इतना समझ में आ गया ना आपको, और फॉर लूप समझ में आ गया, तो सारे 13 प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग के कुछ सेशन में आपको टाइम जाएगा, आफ्टर दैट इट इज जस्ट द कॉपी एंड पेस्ट, कुछ ज्यादा इतना आउट ऑफ द बॉक्स लॉजिक नहीं है। सो पहले समझ के लेते हैं डिस्प्ले कमांड क्या करता है। तो डिस्प्ले कमांड बस कैरेक्टर डिस्प्ले करता है। कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स, है ना, अल्फाबेट्स में जो जो आपने लिखा हुआ है, ओके, उतना ही डिस्प्ले करके दे सकता है डिस्प्ले कमांड। मतलब अगर आपको कोई कैरेक्टर चाहिए तो एफ प्रिंट अब क्या कर सकता है, तो कैरेक्टर भी डिस्प्ले करके देगा, या उसके साथ इक्वेशन वेरिएबल जो जो आपने, जो जो आपका कैलकुलेशन था, जो जो आपने कैलकुलेट भी किया है ना, कैलकुलेशन, कैरेक्टर, इक्वेशन, वेरिएबल, जो आप चीजें कैलकुलेट करते हो, ओके, इन सब का कॉम्बिनेशन करके आपको देता है एफ प्रिंट एफ कमांड। बट इसका एक ड्रॉबैक क्या है, ये जो है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी स्ट्रिंग फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? सर मतलब कि अगर उसमें नंबर डाला तो नंबर हम ऑपरेशंस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट है, मतलब वो जैसे आप बोलते हो ना कि अभी मैंने क्या किया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखा है, ये मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। दिस इज एक्चुअली इन मैटलैब लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। तो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है तो ही आप इसको आगे कैलकुलेशन के लिए ले पाओगे, तो ही वो 2 को 2 जैसे ट्रीट करेगा, है ना, 10 को नंबर जैसे ट्रीट करेगा। बट यही अगर मैं स्ट्रिंग में लेता हूं, ओके, तो इन सबको वो कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा, मतलब 2 के पीछे नंबर नहीं होगा, 2 के पीछे बस एक कैरेक्टर होगा, है ना। तो इसलिए उस मतलब अगर स्ट्रिंग में कोई चीजें जाती है ना, तो उसको आप आगे कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपका आंसर स्ट्रिंग में जाता है ना, तो दैट वी कैन नॉट यूज फॉर दी कैलकुलेशन, उसका आगे कैलकुलेशन में यूज नहीं होता। यस प्रिंट एफ में बस वही एक ड्रॉबैक है जो हमने रिमूव किया है। सो अगेन इट विल कंबाइन कैरेक्टर, इक्वेशन, वेरिएबल, एवरीथिंग, जो भी आपका कैलकुलेशन चल रहा है, आउटपुट आ रहा है, सारी चीजों को वो कंबाइन करके देता है। एंड ये आपको क्या मतलब इसके आगे आप इसको सिंबॉलिक वे में यूज कर सकते हो, या भी है, मतलब इससे जो आउटपुट आ रहा है ना, उसको आप आगे कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन यूज फॉर कैलकुलेशन। मैं आपको दिखाता हूँ ये सब कुछ कैसे होने वाला है। इट इज देयर इन द प्रोग्राम इटसेल्फ। तो इन तीनों का ये मतलब है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इन दोनों में आपको चॉइस मिलती है, आप दोनों में से किसी से भी जा सकते हो। क्योंकि अभी जो मुझे यहाँ पे जो पेस्ट करना था, है ना, काइंडली एंटर, मतलब यूजर को मुझे एक मैसेज देना है कि आपने जो इनपुट दिया था वहां से आपके x1 x2 x3 ये वेरिएबल्स आ रहे हैं।
तो वो वेरिएबल्स में कैलकुलेशन के लिए नहीं यूज करने वाला, मैं बस यूजर को वो दिखाने वाला, इसलिए मैं प्रिंट एफ कमांड का यूज करता हूँ। बट अब अगर आप इसका भी करते तो कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो ये बेसिकली सब में वर्क होगा, ये आपको पता है। जहाँ पे अगर आपको आगे उसका कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप इसमें जा सकते हो। हाँ, डिस्प्ले कमांड ओनली कैरेक्टर डिस्प्ले करता है, तो ये आपका कॉल है, तीनों में से आपको क्या यूज करना है। ओके, आपको ये थोड़ा स्लोली स्लोली और समझ में भी आएगा। तो मैंने प्रिंट एफ कमांड का यूज किया, जिससे एक मैसेज में यूजर को देने वाला हूँ। हाँ, काइंडली एंटर योर इक्वेशन, जो इक्वेशन अभी मैं आपसे लेने वाला हूँ। सो काइंडली एंटर योर इक्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स, क्योंकि आपने जो मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल का काउंट दिया था, वहां से मैंने कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। आप उन्हीं वेरिएबल का यूज आपको करना है आगे के इक्वेशन लिखने के लिए। तो ये मैसेज मैं यूजर को देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर मैंने ये एक मैसेज दे दिया, ठीक है। अब इसमें आप देखो, इसमें कहीं पे भी मैंने कैरेक्टर प्लस कोई इक्वेशन नहीं लिया है। आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो डिस्प्ले कमांड से। तो ये आपको मैं वही बोल रहा हूँ, आगे जाके मैं इसका यूज करने वाला, बट आप इसके जगह पे डिस्प्ले कमांड अभी ले भी लेते हो तो इतना इश्यू है नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया, कहीं पे भी इस देखो, इस इन्वर्टर में कहीं पे भी मैंने अदर देन कैरेक्टर नहीं लिखा है। सो ये प्रिंट एफ की जगह पे आप डिस्प्ले कमांड भी ले सकते हो, यस प्रिंट एफ भी ले सकते हो। सो देयर इज नो इश्यू। ओके, तो इसलिए याद रखो, ये सब में वर्क होता है यस प्रिंट एफ, उसके बाद प्रिंट एफ, और लास्ट में डिस्प्ले कमांड, ठीक है। और फिर डिस्प्ले वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, VARS के थ्रू मैंने वेरिएबल्स को डिफाइन किया। तो वो सारे डिस्प्ले करूंगा मैं। डिस्प्ले का मतलब क्या, आउटपुट पे यूजर को दिखाई देगा, जो आउटपुट की विंडो है वहां पे यूजर को दिखाई देगा कि कौन से वेरिएबल्स फिक्स हो गए, ठीक है। अभी आते हैं मेन कमांड पे, फॉर लूप पे आते हैं। क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने वेरिएबल्स आप एंटर करते हो, जितने इक्वेशंस आप एंटर करते हो, फॉर एग्जांपल आप 4 इक्वेशंस एंटर करते हो, तो 4 टाइम्स आपको इनपुट लेना होगा यूजर से कि आपका पहला इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है, फोर्थ इक्वेशन क्या है। तो इसलिए जो फॉर लूप जाएगा, इट टोटली डिपेंड ऑन कि कितने इक्वेशंस आप ले रहे हो, है ना। तो फॉर लूप में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इक्वेशन टू नंबर ऑफ इक्वेशन, है ना। तो नंबर ऑफ इक्वेशन, ये जो आउटपुट था, ये कहां से आ रहा है, यूजर के थ्रू आ रहा है ना। एंटर द नंबर ऑफ इक्वेशन, ये कहां से आ रहा है, यूजर के थ्रू आ रहा है। सो फॉर लूप रन हो रहा है 1 से लेकर नंबर ऑफ इक्वेशंस तक। मतलब अभी फॉर और एंड, इसके अंदर जो भी चीजें होगी ना, वो कितने बार कैलकुलेशन होगा इसका, 1 टू नंबर ऑफ इक्वेशन तक। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इक्वेशन का काउंट अगर 3 आता है, तो इसके अंदर आप जो जो चीजें लिख रहे हो ना, ये 3 बार रिपीट होगा। अगर इसका काउंट 5 आता है, तो इसके अंदर जो जो चीजें आप लिख रहे हो, ये 5 बार रिपीट होगा। दैट इज द यूज ऑफ फॉर लूप, ठीक है। ओके, फिर मैं ले रहा हूँ इक्वेशन स्ट्रिंग, मतलब यूजर से यूजर से मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। सो इनपुट यस प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं एस प्रिंट एफ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब यूजर को इक्वेशन एंटर करता है ना, वो स्ट्रिंग में आ जाता है, ठीक है। तो और मुझे आपको पता है कि मुझे बाद में मुझे स्ट्रिंग का कोई यूज है नहीं, क्योंकि जो इक्वेशन यूजर दे रहा है वो मुझे सिंबॉलिक में चाहिए, है ना। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर, अल्फाबेट्स। आपको पता है x2 या जो भी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड कांस्टेंट। तो इन सबको आपको सिंबॉलिक वे में अगर आप रखते हो तो ही वो आगे कैलकुलेशन के लिए यूज होगा। इसको अगर आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखते हो तो वो यूज नहीं होगा, ठीक है। सो यस प्रिंट एफ से ये कमांड है, जिसके थ्रू मैं ये यूजर से ले रहा हूँ, यहाँ तक यूजर का पार्ट है। एंटर द इक्वेशन। अभी यस प्रिंट एफ में जैसे आपको मैंने बोला था, आप कैरेक्टर प्लस आप और चीजें इसमें ऐड कर सकते हो, जो जो कैलकुलेशन आपको करने, कैरेक्टर प्लस इक्वेशन एंड ऑल। तो इसमें मैंने यूज किया परसेंटेज आई, मुझे लग रहा है इसमें परसेंटेज डी भी वर्क होता है, जो शायद हमने यूज किया था, ठीक है। सो वी कैन चेक दिस, चलो अभी रन करके देखता हूँ। परसेंटेज डी भी वर्क होता है, परसेंटेज आई भी वर्क होता है। सो परसेंटेज डी और परसेंटेज आई का रोल क्या होता है कि अगर, क्योंकि मुझे यूजर को क्या देना है, फर्स्ट इनपुट के लिए मुझे यूजर को लिखना है कि एंटर इक्वेशन 1। सेकंड टाइम अगर वो इनपुट दे रहा है तो मुझे लिखना है एंटर इक्वेशन 2। मतलब यहाँ पे ना एक नंबर चेंज हो रहा है, 1 पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, ऐसा एक नंबर चेंज होता रह रहा है ना। दैट डिपेंड ऑन कि कितने इक्वेशन आपके पास है। तो मैंने क्या किया है, जब भी कोई नंबर रिप्लेस होता है ना, या नंबर चेंज होता है, तो उसमें परसेंटेज डी यूज होता है, परसेंटेज आई यूज होता है। और इसका जो पाथ मैंने दिया है ना, ये पाथ कॉमा करके आप देते हो। कॉमा करके मैंने क्या दिया है, के दिया है। मतलब अगर के मेरा 1 होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या आएगा, एंटर इक्वेशन 1। अगर के मेरा 2 होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या आएगा, एंटर इक्वेशन 2। के मेरा 3 होगा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या आएगा, एंटर इक्वेशन 3। अभी समझ में आ रहा है कि मैंने जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट के साथ इक्वेशन को कैसे मैप किया, है ना।
तो परसेंटेज डी से वो चीजें चेंज हो गई, और इसका जो पाथ है वो यहाँ पे देना होता है आपको, तो दैट पाथ इज के। तो ये हो गया कंप्लीट यस प्रिंट एफ कमांड, जिसमें मैंने कैरेक्टर प्लस इक्वेशन इसको मर्ज किया। ये बस एक इंस्ट्रक्शन दिए मैंने, ये बाकी कुछ नहीं है जो ब्रैकेट में लिखा है, जस्ट इंस्ट्रक्शन। फिर मैंने इसको कंपल्सरी स्ट्रिंग में लिया, ओके। और फिर स्ट्रिंग को मैं बाद में कन्वर्ट करने वाला हूँ किसमें, सिंबॉलिक में, है ना। तो जब भी स्ट्रिंग को अगर आपको सिंबॉलिक में कन्वर्ट करना है, उसके लिए सिंटैक्स होता है str2sym। अब ये जो सिंटैक्स है ना, ये कुछ केसेस में फेल होता है, या कुछ केसेस में अच्छे से वर्क नहीं होता है, फिर आपको मैटलैब लॉग आउट करके लॉग इन करना, ऐसा सब कुछ करना होता है। तो मैंने ज्यादा इसको यूज नहीं किया, एक ही प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन किया, शायद इसके आगे आपको ये नहीं दिखाई देगी कमांड, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस ये देखो, तो ये जो स्ट्रिंग का कंटेंट था, स्ट्रिंग को अगर आपको सिंबॉलिक में कन्वर्ट करना है तो आप ये यूज कर रहे हो। तो जो यहाँ पे आउटपुट आपका आ रहा था, जो सॉरी इनपुट, ये आपने यूजर से लिया ना, इक्वेशन इन स्ट्रिंग, ये आपने यूजर से लिया, उसको मैंने सिंबॉलिक में कन्वर्ट किया, ठीक है, क्योंकि सिंबॉलिक में करने के बाद ही आगे कैलकुलेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। अभी ये जो चीजें चल रही है ना, कि इक्वेशन इक्वल टू इक्वेशन, और इसको इनिशियलाइज किया है ब्लैंक, क्योंकि मुझे क्या करना था, ये क्यों सब कुछ हो रहा है, सी, ये फॉर लूप में चल रहा है और मुझे हर एक वैल्यू को उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐड करना है, क्योंकि इट्स लाइक अ मैट्रिक्स, मुझे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में उसको लेना पड़ेगा, ओके। तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लेने के लिए आपको पता ना, इसको इनिशियलाइज करना होता है, क्योंकि फॉर लूप मतलब के इक्वल टू 1 लेगा, वो सॉल्व करेगा, वैल्यू मैट्रिक्स में एंटर करेगा, फिर के इक्वल टू 2 करेगा, फिर वैल्यू मैट्रिक्स में एंटर करेगा। तो ये प्रोसेस को इनिशियलाइज करना होता है। तो इनिशियली मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, 0 है, नल है, कुछ नहीं है उसमें। इक्वेशंस इक्वल टू, इक्वेशंस में ऑटोमेटिक ये सारे चीजें जाने वाली है, ठीक है। सो इनिशियली दैट वैल्यू इज नल और नील, उसमें कुछ नहीं लिया। बाद में फिर क्या होता जाएगा, जैसे जैसे के की वैल्यू आ जाएगी, वैसे वैसे वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो इस ऑपरेशन के लिए इनिशियलाइज करना जरूरी है, क्योंकि इनिशियली वहां पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स आना चाहिए, फिर जैसे के इक्वल टू 1 कैलकुलेट होगा, वो ऑटोमेटिक आपका स्क्वायर ब्रैकेट में एंटर होता जाएगा, ठीक है। सो ये इसका रोल है। फिर आगे एक सिंपल है, ओके, इक्वेशन टू मैट्रिक्स आपको बस करना है। सो कन्वर्ट इक्वेशंस टू मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म ए बाय पी। तो इसके आगे मैंने क्या किया है, इक्वेशन टू मैट्रिक्स किया, ये डायरेक्ट कमांड है मैटलैब की। तो जो आपके पास इक्वेशंस आ रहे हैं ना, आप उसको डायरेक्टली मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली एक्सेस करूंगा ए मैट्रिक्स क्या है और बी मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो अभी इस प्रोग्रामिंग में ना मुझे कुछ तो इशू आ रहा था कल। सो अभी मैं आपको क्विकली रन करके दिखाता हूँ। अगर ये नहीं भी रन हो रहा है, सो एक और बार मैं इसको चेक करके फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट इसमें कुछ तो इश्यू आ रहा था। तो ये जो कमांड थी ये प्रॉपर नहीं रन हो रही है मेरे पास। इक्वेशन टू मैट्रिक्स, ये डायरेक्ट कमांड है जो इक्वेशंस लेता है और मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है, एंड फिर वैल्यूज आप देखो इसमें इक्वेशंस और वेरिएबल्स, ठीक है। ये आपको एज ए इनपुट देना है। ये फिर डायरेक्टली इसकी जो वैल्यू है, मतलब जो मैट्रिक्स फॉर्म आएगा, उसमें ए मैट्रिक्स अलग होगा और बी मैट्रिक्स अलग होगा, तो ये डिफाइन होके आएगा। सो लेट्स चेक कि पहले इसको देख लेता हूँ मैं वर्कआउट होता है कि नहीं। सो एंड ये ना, सी, ये ऐसा पार्ट है, अभी मैं एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ, बट जब आप इसको रन करते हो ना, आप कुछ चीजें डिलीट करके देखो क्या एरर आ रही है। हाँ, ये ऐसे करते हो तो नहीं रन हो रहा है। तो ये चीजें आपको ट्रायल एंड एरर से लर्न करनी पड़ेगी, तब जाके आपको इस पे पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये अभी बस आप समझ के लो, इसके लिए आपके पास आगे भी सफिशिएंट टाइम है। सो लेट मी जस्ट रन दिस सेक्शन। ओके, एंटर दी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, पहला इनपुट मेरे पास आ गया, कितने वेरिएबल्स है आपके, लेट मी टेक 3, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ इक्वेशंस, ओके, कितने इक्वेशंस आप ले रहे हो, लेट मी टेक 2, ठीक है। फिर देखो, फिर ये एक हो गया। फिर यहाँ पे आउटपुट में देखते जाओ आप, कितने वेरिएबल्स थे, 3 थे। तो डायरेक्टली मेरे पास क्रिएट होके 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, x1 x2 x3, है ना। नंबर ऑफ इक्वेशन कितने थे, 2। तो अभी मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन आ रही है जो मैंने दी थी, ओके, ये यूजर को इंस्ट्रक्शन मैंने दी थी, ओके, ये प्रिंट एफ के थ्रू, काइंडली एंटर इक्वेशन यूजिंग फॉलोइंग वेरिएबल। तो इन्हीं वेरिएबल का यूज करके आपको इक्वेशन एंटर करना है। तो अभी मैं पहला इक्वेशन एंटर करता हूँ, x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3, ओके। मुझे लग रहा है यहाँ पे डबल इक्वल देना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट भी ले रहा है वैसे।
ठीक है, लेट मी टेक, जरूरत है दोनों चलेंगे। सो इक्वल टू 5 है ना, x1 + 2x2 - 3x3 = 5। फिर आता है इक्वेशन 2 है ना। अब ये क्यों 2 बार रन हो रहा है, क्योंकि मैंने फॉर लूप में जितने नंबर ऑफ इक्वेशन का मैं काउंट दूंगा उतने बार ये चीजें रन रिपीट होगी। तो फिर अभी मेरे पास इंस्ट्रक्शन आ रही है, एंटर इक्वेशन 2। सो व्हाट इज योर सेकंड इक्वेशन, x1, चलो अलग लेता हूँ, 2 स्टार x1 - 3 स्टार x2 प्लस 5 स्टार x3 = से 9। डन, लेट मी एंटर। हाँ, तो जो इनपुट मुझे लेना था वो डन हो गया यहाँ पे। फिर आते आउटपुट में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी ये रन हो रहा है, देयर इज नो इशू नाउ विद द प्रोग्राम। ठीक है, सो 1 बाय 1 मैं फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे ऊपर क्या क्या हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूजर से मैंने लिए थे, नाउ दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। फिर जितने यूजर मुझे वेरिएबल दे रहा है उतने वेरिएबल मैंने क्रिएट किए इस सिंबॉलिक से। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। नंबर ऑफ इक्वेशन भी मैंने यूजर से लिए है ना, इसका जो काउंट है उतने बार मुझे इनपुट आने वाला है कि एंटर योर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड सो ऑन। फिर मैंने यहाँ से बस यूजर को क्लियर किया। इफ यू स्किप दिस कमांड एट द टाइम ऑफ एग्जाम आल्सो, शायद इतना कुछ आपको मार्क्स में लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये एक बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि आप इन्हीं वेरिएबल से यूज करो। क्योंकि क्या होगा, बाय मिस्टेक अगर वो वाई वेरिएबल के साथ जाता है, सो दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो बस उसको अवॉइड करने के लिए था। ओके, क्योंकि जितना यूजर फ्रेंडली होगा उतना वो प्रोग्राम ज्यादा कंसिडर होता है। फिर मैंने एक फॉर लूप लिया है। फॉर लूप में क्या करेगा कि जितना मैंने इक्वेशन का काउंट दिया है उतने बार वो आपको पूछेगा कि आपका पहला इक्वेशन एंटर करो, सेकंड इक्वेशन एंटर करो एंड सो ऑन। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है। यस प्रिंट एफ कमांड मैंने इसलिए यूज की क्योंकि मुझे क्या लिखना था, एंटर फर्स्ट इक्वेशन, एंटर सेकंड इक्वेशन, एंटर थर्ड इक्वेशन। तो मतलब 1 2 3 ये चेंज हो रहा था मेरा। तो मुझे एक ऐसा टूल चाहिए जिसमें कैरेक्टर भी आएगा और मैं ऑपरेशन भी ले सकता हूँ या कुछ इक्वेशन कंसिडर कर सकता हूँ। तो उसको मैंने परसेंटेज डी से किया है। याद रखो, परसेंटेज डी को या परसेंटेज आई को जो भी पाथ आएगा वो हमेशा नंबर्स में आना चाहिए, 1 2 3 4 5। ओके, इसके आगे परसेंटेज यस होता है जिसमें आप डायरेक्टली कोई वेक्टर दे सकते हो या उसके लिए कोई भी इक्वेशन आप उसको असाइन कर सकते हो। बट परसेंटेज आई और परसेंटेज डी जब आता है तो उसका पाथ हमेशा नंबर्स का ही होना चाहिए। इतना अभी के लिए याद रखो, परसेंटेज डी और परसेंटेज आई जब भी यूज होगा उसका पाथ हमेशा नंबर में ही आना चाहिए। तो उसका पाथ मैंने यहाँ पे दिया है। तो यस प्रिंट एफ कमांड आपको ऐसे यूज करनी है, जो कैरेक्टर आपको लिखना है आप लिखो। ठीक है, फिर इसमें आप दो ही चीजें मोस्टली यूज करते हो, ये आगे भी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। जब आप एफ प्रिंट एफ कमांड लेते हो, जब आप एस प्रिंट एफ कमांड आप लेते हो ना, इसमें आप बेसिकली यही दो चीजें यूज करते हो, परसेंटेज डी और परसेंटेज आई। और आगे जाके मैं ये भी कमांड यूज करने वाला हूँ, परसेंटेज यस। इसको यूज करना है जब आपका पाथ क्या होगा, नंबर्स होगा। और इसको यूज करना है जब आपका पार्ट अदर देन नंबर्स है। इतना बस याद है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे नंबर्स ही चाहिए था, है ना, तो इसलिए मैंने इसका पाथ परसेंटेज डी यूज करके उसका पाथ मैंने के दिया, क्योंकि के क्या है, मेरा नंबर है। के टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 1 टू नंबर ऑफ इक्वेशन जितने मैं ले रहा हूँ। हाँ, ये चीजें इसमें याद रखो। ये मैं स्ट्रिंग भी ले रहा हूँ तो इसलिए ये सिंबल लेना जरूरी है। आप स्किप भी करते तो भी रन नहीं होता है प्रोग्राम, आप चेक करते जाओ। स्ट्रिंग मतलब यूजर से चीजें हमेशा स्ट्रिंग में आती है, तो ये स्ट्रिंग में मैं ले रहा हूँ और फिर मैं इसको स्ट्रिंग टू सिंबॉलिक कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये एक सिंटैक्स है जो आपको याद रखना है। हाँ, अब ये ऐसे ब्लॉक क्यों किया है, क्योंकि वो जो आउटपुट आ रहा था उसको अगर आप मैट्रिक्स में नहीं लिखते हो तो आप इक्वेशन टू मैट्रिक्स ये सिंटैक्स नहीं अप्लाई कर पाओगे। इसलिए उसको जो इक्वेशंस आपने लिखे थे उसको मैट्रिक्स में लेके आना जरूरी था, क्योंकि तब जाके आप इसको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में अलग कर पाओगे। तो दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। और इसको इनिशियलाइज करने के लिए आपको पहले तो जीरो मैट्रिक्स से, नल मैट्रिक्स से जाना पड़ेगा। फिर 1 बाय 1 के हिसाब से, के जैसे रन होगा उस हिसाब से इसमें वैल्यूज एंटर हो जाएंगे। फिर एक ही कमांड है इक्वेशन टू मैट्रिक्स, जिससे जो इक्वेशंस आपने दिए थे, यूजर ने जो इक्वेशन दिए थे वो ए और बी मैट्रिक्स में सेपरेट हो जाते। तो यहाँ से आपके पास ए मैट्रिक्स आता है और बी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, अभी आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। अभी इसके आगे ना मोस्ट ऑफ द चीजें अभी आपके साथ क्लियर है, तो अभी थोड़ा क्विकली हम ले पाएंगे। ठीक है, तो दो प्रोग्राम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। पहला था मैट्रिक्स टू लीनियर सिस्टम। मैट्रिक्स अगर यूज में दे रहा हूं तो लीनियर सिस्टम में कैसे जाएगा,
सेकंड था इक्वेशन में अगर आपको दे रहा हो तो मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। अभी आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे, विच इज दी सोल्यूशन, नेचर ऑफ सोल्यूशन ओनली। मैंने शॉर्टकट में मतलब शॉर्ट फॉर्म में किया। नेचर ऑफ सोल्यूशन में जो हमने सिंटैक्स लर्न किया था ना, इफ यू रिमेंबर, वहां पे हमने लिन सॉल्व यूज किया था। लिन सॉल्व इज एप्लीकेबल ओनली टू फाइंड द यूनिक सोल्यूशन। वो मैंने उस टाइम पे आपको क्लियर किया था कि वो जो सिंटैक्स था वो बस एक लीनियर यूनिक सोल्यूशन के केस में ही यूजफुल है। फॉर द रिमेनिंग केसेस दैट सिंटैक्स इज नॉट एट ऑल यूजफुल। ओके, सो अभी मैं आपको जनरल वे में भी एक्सप्लेन करता हूँ कि सोल्यूशन कैसे आता है सिस्टम का। ओके, तो सोल्यूशन पे भी जाएंगे और सोल्यूशन कौन सा एग्जिस्ट हो रहा है उस पे भी आएंगे। तो ये जो है थर्ड पार्ट, इट इज ओनली अबाउट कि कौन सा सोल्यूशन आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है कि इनफाइनाइट आ रहा है कि नो सोल्यूशन आ रहा है। दैट्स इट, उतना ही आपको डिसाइड करना है। तो आपको एग्जाम में ये आएगा, राइट अ मैटलैब प्रोग्राम टू check to check the unique infinite and no solution of any given linear system. Okay, और take और आपको शायद linear system given होगी and you need to write a MATLAB program to check its unique infinite and no solution. तो ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन है। ओके, हाँ, अभी यहाँ पे सी अभी इसमें आपको जो एग्जाम में आएगा उसमें अभी आप उसमें जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट लिया डायरेक्टली मैट्रिक्स के थ्रू दिया है ना। इनपुट जो मैंने लिया कैसे लिया है, ए क्या लिया, एंटर योर मैट्रिक्स ए, बी क्या लिया, एंटर योर मैट्रिक्स बी। ओके, बट अभी आपको मैंने ऑलरेडी दो चीजें एक्सप्लेन करके रखी है कि अगर मैं आपको लीनियर सिस्टम देता हूं, देखो अभी प्रोग्राम कितना लेंदी कर सकता हूं मैं, ठीक है। मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया कि अगर मैं आपको ए मैट्रिक्स देता हूं और बी मैट्रिक्स देता हूं, तो बेसिकली जब आपको मैं मैट्रिक्स देता हूं ना, उससे चीजें इजी हो जाती है, इससे कैलकुलेशन में जाना इजी होता है। बट अगर मैं आपको इक्वेशंस देता हूं, है ना, लाइक 2x1 + 3x2 + 5x3 = 10, ओके, तो आपको यहां से ए मैट्रिक्स लिखना होता है और बी मैट्रिक्स लिखना होता है। ओके, बट अगर मैं आपको मतलब ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ कि राइट अ प्रोग्राम, ओके, which find the unique infinite and no solution from the equations from the linear system, तो एक्चुअली आपके पास उस केस में इनपुट क्या आता है, इक्वेशंस आते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, इक्वेशन टू मैट्रिक्स पहले प्रोग्राम अप्लाई करना होगा जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, फिर आप मैट्रिक्स टू यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे आप जाओगे। तो बेसिकली पाथ आपको पता है क्लियरली। ओके, आपने एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे या जो अभी आपको थ्योरी में भी, ओके, मोस्टली पहले आपके पास आते इक्वेशंस, फिर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। यहां तक आपका था सेकंड प्रोग्राम जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और फिर इसके आगे आप उसका नेचर डिस्कस करते हो कि कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, यूनिक है कि इनफाइनाइट है, लाइक दैट। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन है, ठीक है। विल आल्सो देयर टू गाइड यू, यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन। बट अभी मैं ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या दिया है, मैंने मतलब यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। ओके, अभी के लिए मैंने उसको यूजर से लिया। सो एंटर यूर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m/n, ठीक है, एंड एंटर यूर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर, इसको क्या लेना पड़ेगा कंपलसरी, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, तभी लीनियर सिस्टम फॉर्म होती है, इसलिए इसको मुझे कंपलसरी m/1 लेना पड़ेगा, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। ओके, एंटर यूर, जितनी ज्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शन आप डालोगे उतना फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एंटर योर कॉलम मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर m/1, डन। तो ये फिर मैं यूजर से लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, उसका एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करूंगा। आपको पता है ना ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को अटैच करना है, तो ये आपको मैंने बोला था, जब आप स्पेस देते हो तो ये हॉरिजॉन्टली अटैच करता है, जब आप सेमीकोलन देते हो तो ये वर्टिकली अटैच करता है। तो इससे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स अटैच होगा और एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट होगा। तो बेसिकली दिस विल क्रिएट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर मैं उसके रैंक कैलकुलेट करूंगा, रैंक का सिंटैक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसको मैंने असाइन किया था ए अंडरस्कोर बी में, फिर मैं इसकी रैंक कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं ए की रैंक कैलकुलेट करूंगा। ए बी की जो रैंक है उसको मैंने R1 बोला है और ए की जो रैंक है उसको मैंने R2 बोला है। ओके, और आपके पास रिजल्ट क्या है, तो बेसिकली अभी मैंने क्या किया है, रैंक ऑफ ए बी कैलकुलेट किया है जिसको मैंने R1 बोला है,
R2 मैंने रैंक ऑफ ए को बोला है, तो आपके पास रिजल्ट क्या है? क्या यूनिक इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है? व्हेन रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, सिस्टम क्या होती है? कंसिस्टेंट, एंड इफ दिस रैंक इज इक्वल टू n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो आंसर क्या आता है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, and if rank of AB is equal to rank of A and if this value is less than n, then consistent होने के बाद आपके पास सॉल्यूशन क्या आता है? इनफाइनाइट। ओके, लास्ट केस क्या है? अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, देन इट इज इनकंसिस्टेंट। ये सबको पता ही होगा अभी। ठीक है, तो वही मैंने बस इफ लूप में अटैच किया। तो इफ कब, सॉरी, इफ में मैंने कनेक्ट किया। तो इफ कंडीशन, आपको पता है जब भी आपके पास कंडीशंस आएंगे आपको इफ लूप का इफ कंडीशन या इफ सिंटैक्स का आपको यूज करना होता है। ठीक है, सो आप देखो मैंने कैसे किया। इफ R1 इक्वल इक्वल टू R2, ओके, अभी यहाँ पे सिंगल इक्वल यूज नहीं होगा क्योंकि मैं वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ R1 को, मैं चेक कर रहा हूँ लॉजिकली, लेफ्ट साइड और राइट साइड है ना, इक्वेशन चाहिए मुझे। तो अगर ये दोनों इक्वल आते, ये लॉजिकल इक्वल होता है क्योंकि ये चेक करता है लेफ्ट और राइट की वैल्यू। तो ये दोनों अगर इक्वल आते तो, एंड सॉरी, मतलब R1 इक्वल टू R2 मतलब रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू n। तो इस केस में क्या डिस्प्ले होना चाहिए? गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना। दोनों इक्वल है बट रैंक ऑफ ए बी क्या है? लेस देन n है, तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए? गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ऐसा नहीं है, ये दोनों अगर चीजें नहीं हो रही है, तो क्या आता है? एल्स। इफ यूज किया, एल्स इफ यूज किया। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही है तो क्या लिखना होता है? एल्स डिस्प्ले गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। तो ऐसे इफ कंडीशन का आप यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे 3 कंडीशंस थी, इसलिए इफ, एल्स इफ और एल्स का यूज हो रहा है। अगर 2 ही कंडीशन है तो इफ और एल्स का यूज होगा। ठीक है, और एक ही कंडीशन है तो इफ का यूज होगा। ये याद रखो, अगर एक ही कंडीशन तो इफ का यूज होगा, 2 कंडीशन है तो इफ एल्स का यूज होता है, 3 कंडीशन है तो इफ, एल्स इफ, एल्स का यूज होता है। इसके आगे तो नहीं है आपको। ठीक है, डन। तो एक सिंपल प्रोग्रामिंग है, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट किया है, फिर रैंक चेक किया, लाइक दैट। ठीक है, सो लेट मी जस्ट रन दिस। ठीक है, हाँ, क्या पूछा है? एंटर योर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m बाई n। तो मैं ज्यादातर स्क्वायर में रख रहा हूँ, चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। 4 5 6 7 8 9, डन। तो एक मैट्रिक्स मैंने एंटर किया, फिर क्वेश्चन आता है एंटर योर कॉलम मैट्रिक्स बी। चलो बी मैट्रिक्स भी एंटर कर देता हूँ। 0, ये कॉलम चाहिए मुझे, 2 कॉलम 5, डन। दोनों एंटर किए, इनपुट का पार्ट मेरा खत्म हो गया। अभी आते हैं आउटपुट पे, क्या क्या चीजें हो रही है। हाँ, सो ए मैट्रिक्स एंटर करना था, ए मैट्रिक्स आ गया आउटपुट पे। बी मैट्रिक्स एंटर करना था, बी मैट्रिक्स आ गया आउटपुट पे। फिर क्या होता है? एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से क्रिएट होता है, जो क्या होता है? बी मैट्रिक्स ऑटोमेटिक ए मैट्रिक्स को अटैच हो जाता है। तो ए अंडरस्कोर बी, ये हो गया मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर मैं ए बी की रैंक निकालता हूँ, ए की रैंक निकालता हूँ। तो ए बी की रैंक निकाली और ए की रैंक निकाली। तो फिर एक इफ स्टेटमेंट में डाला है, अगर दोनों इक्वल आते हैं और नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ n, क्या है मेरा? यहाँ n को यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो n क्या है मेरा? नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। ए मैट्रिक्स के कॉलम मतलब n होता है, ए मैट्रिक्स के रोज मतलब m होता है। तो फिर मैंने इससे उसको डिफाइन करके लिया, और फिर अगर वो n आता है तो सिस्टम को क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। लेस देन n आता तो इनफाइनाइट, नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट। तो देखो मेरे पास डायरेक्टली आउटपुट में क्या आ रहा है? गिवन सिस्टम इज, लेट मी शो यू, गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसके रैंक मुझे पता है कि, सॉरी, एंड हैज नो सोल्यूशन। ऐसा आ रहा है क्या? गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन, करेक्ट। हाँ, बिकॉज Yes, रैंक sir. ऑफ ए, Right. हाँ, रैंक ऑफ ए आर नॉट इक्वल, है ना। R1 के रैंक 3 थी, R2 के रैंक 2 है, तो इनकंसिस्टेंट है एंड हैज नो सोल्यूशन। क्लियर? इट्स वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो एग्जाम में ना क्या होने वाला है, इसमें से जो डिफिकल्ट प्रोग्राम्स है उसको ए सेट में कंसिडर करने वाला। उन 5 में से 2 उस 5 में से 2 आएंगे, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। जो सबसे सिंपल है, उनको पार्ट बी में हम ऐड करने वाले। उन 5 में से 2 आपको एग्जाम आएंगे, 2 में से आपको एक करना है। तो ऐसे आपको 2 ही प्रोग्रामिंग करनी है फाइनल एग्जाम के लिए।
तो इसलिए जैसे ये इजी वन में जाएगा, ये काउंट्स अंडर इजी सेक्शन। क्लियर? यस, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये एक न्यू प्रोग्राम है जो उस टाइम पे हमने डिस्कस नहीं किया था, कि हमने जो डिस्कस किया था रेडीमेड से ब्लॉक सिंटैक्स डिस्कस किया था। लिन सॉल्व का यूज करके हमने सारे सॉल्यूशन कैलकुलेट किए थे। बट अभी प्रॉब्लम क्या थी कि लिन सॉल्व बस यूनिक सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है, बट अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन या वो सारी केसेस में अगर आपको जाना है ना, तो फिर उस टाइम पे फिर कैसे आप करोगे? तो इसलिए एक और सिंटैक्स होता है विच इज कॉल्ड एज सॉल्व। ओके, तो इसको भी मैंने क्या किया, ऊपर वाले कहीं पे अटैच नहीं किया, इसको थोड़ा सेपरेट लिया। ठीक है, एक्चुअली ये पूरा क्लब होके एक प्रोग्राम था जो बाकी डिवीजन में हो गया, मैंने बस स्प्लिट करके आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो सॉल्व से आप फिर कोई भी मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो आपका सॉल्व होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो आपका सॉल्व होगा। तो अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, पहले एक वेरिएबल्स को डिफाइन किया, एक्स वाई जेड आर दी वेरिएबल्स। फिर मैंने इक्वेशंस डायरेक्टली कंसिडर किए। इसमें मैंने कोई इनपुट नहीं लिया यूजर से, क्योंकि बस मुझे वो कमांड एक्सप्लेन करनी है, बाकी इतना कोई इसमें कंसर्न नहीं था। तो फिर मैंने इक्वेशंस ले लिए सारे। तो इक्वेशंस को मैंने लिखा है, इक्वेशंस इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए था, इसलिए इसको स्क्वायर में डाला। ठीक है, सारे इक्वेशंस मैंने लिखे। फिर सॉल्व कमांड का मुझे यूज करना है। सॉल्व कमांड इक्वेशंस के लिए यूज होता है, तो इक्वेशंस मैंने लिए। ओके, फिर आगे देना होता है कि कितने वेरिएबल्स है उसमें, तो एक्स वाई जेड आर दी वेरिएबल्स, वो आपको एज ए मैट्रिक्स में डालना है। ये उसका डिफॉल्ट सिंटैक्स है, आपको रिटर्न कंडीशंस ट्रू रखनी है सॉल्व करने के लिए। सो रिटर्न कंडीशंस कॉमा ट्रू। ओके, ये इसका डिफॉल्ट सिंटैक्स है, ये आपको इसमें इंश्योर करना है। और फिर अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो सॉल्व, ये सॉल्व मतलब आपने सॉल्व कमांड के वैल्यूज कहाँ पे डाले, सारे एसओएल में डाले, सॉल्यूशन में डाले। तो सॉल्यूशन डॉट एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी। सॉल्यूशन डॉट वाई, यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी। सॉल्यूशन डॉट जेड, यहाँ से जेड की वैल्यू आएगी। सो ये बस सिंटैक्स के लिए ही एक्सप्लेन किया है। सो इफ यू चेक दिस, तो क्या था, ये देखो मैंने इक्वेशंस ले लिए सारे, है ना, ये मैंने डायरेक्टली इसमें रखे। इनपुट भी ले सकते हो, अभी आपको पता है इनपुट कैसे लेना है। तो इनपुट लेने के बाद, सारा होने के बाद, ये सारा मैंने मैट्रिक्स में डाल के रखा है। फिर आगे बस सॉल्व कर रहा हूँ, इस पैटर्न में जा रहा हूँ। फिर ये सॉल्व कमांड मैंने यूज किए, ये सारे इक्वेशन ले लिए, कितने वेरिएबल थे वो मैंने ऐड कर दिए। ये डिफॉल्ट कंडीशन आपको याद रखनी है, रिटर्न कंडीशन ट्रू रखनी है। और फिर x इक्वल टू सोल्यूशन, मतलब जिसमें आपने वैल्यू डाले थे, डॉट एक्स करना है, डॉट वाई करना है, डॉट जेड करना है। यहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आएगी। ओके, एंड आई डोंट नो अभी इनफाइनाइट सोल्यूशन जल्दी आएगा कि नहीं आएगा, बट इसको आप चेंज करके आप इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए भी जा सकते हो। अभी सब में यूनिक ही दे रहा है। ठीक है, बट आप कोई भी चेक करो इनफाइनाइट सोल्यूशन का, दैट आल्सो, मतलब वो भी इसमें वर्क होगा। ठीक है, अभी मेरे पास कोई क्विक एग्जांपल नहीं है, बट यू कैन ट्राई एनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड यू कैन चेक द आंसर। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट फॉर यू, लेट मी डू इट फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो 3 6 9 9, लेट मी डू इट। ठीक है, देखो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। z इक्वल टू, उसने z1 लिया, y इक्वल टू z1 में दिया, x इक्वल टू z1 में दिया। तो इससे ये सब में वर्क होता है। ठीक है, तो ये एक सिंटैक्स याद रखो, सॉल्व करके, सॉल्व का यूज करके आप कोई भी लीनियर सिस्टम सॉल्व कर सकते हो, जिसका यूनिक सॉल्यूशन आने दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने दो। ठीक है, या अगर यूनिक सॉल्यूशन आपको पहले ही पता, यू कैन डायरेक्टली यूज लीनियर लिन सॉल्व, जो हमने डिस्कस किया था सिंटैक्स के टाइम पे। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। अब इसके आगे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नाउ लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, ओके हाँ, तो यहाँ पे मैंने कैसे प्रोग्राम लिखा है, पहले मैं यूजर को, मतलब आई विल आस्क द यूजर कि कितने वेक्टर्स आपके हैं, सो नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो यूजर वो काउंट देगा। ओके, फिर उसके बाद जितना यूजर काउंट देगा, ओके, वन बाय वन में उसको इनपुट देने वाला हूँ, है ना। जैसे अगर यूजर ने मेरे पास 4 का काउंट दिया, सो एंटर योर फर्स्ट वेक्टर, एंटर योर सेकंड वेक्टर, एंटर योर थर्ड, एंटर योर फोर्थ। तो ऐसे वन बाय वन में काउंट देने वाला हूँ, एंड वो उसको मैं एज अ मैट्रिक्स कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर इन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पार्ट, ठीक है, तो क्या होता है, जो भी वेक्टर्स आपके पास आते हैं, लाइक अगर आपके वेक्टर से 1 2 3,
4 5 6 7 8 9। आप क्या करते हो, इसको आप x1 कंसिडर करते हो जो आप कॉलम में लेते हो। ओके, फॉर एग्जांपल ये सॉल्व करने के लिए आप चीजें करते हो। फिर आप x2 लेते हो, इसको आप कॉलम में करते हो। फिर आप x3 लेते हो, इसको आप कॉलम में करते हो। ओके, 7 8 9। फिर आप एक इक्वेशन कंसिडर करते हो, c1 x1 c2 x2 c3 x3 इक्वल टू 0। फिर ये सारे वैल्यूज इसमें पुट हो जाते हैं और होने के बाद आपको एक ऐसी सिस्टम मिलती है जिसमें जो पहला वेक्टर था वो ऑटोमेटिक पहला कॉलम बन जाता है, जो सेकंड वेक्टर था वो सेकंड कॉलम बन जाता है, जो थर्ड वेक्टर था वो थर्ड कॉलम बन जाता है। फिर ये यहाँ पे आता है c1 c2 c3 एंड इज इक्वल टू 0 0 0। तो बेसिकली वेक्टर्स टू लीनियर सिस्टम, ये आपको पहले पता होना चाहिए, वेक्टर टू लीनियर सिस्टम। ठीक है, सो इसका मैं यूज करने वाला हूँ डायरेक्टली। तो मतलब मेरे पास आइडिया क्या है, जो मेरा पहला वेक्टर होगा, जो यूजर मेरा पहला वेक्टर एंटर करेगा वो एज अ फर्स्ट कॉलम जाएगा, सेकंड सेकंड कॉलम जाएगा, थर्ड थर्ड कॉलम जाएगा। अभी देखो मैं इसको कैसे यूज करता हूँ। ठीक है, सो यूजर जितना काउंट देगा उतने इनपुट मुझे चाहिए, इसलिए फॉर लूप जाएगा, क्योंकि एक ही चीज आप बार बार रिपीट कर रहे हो। सो फॉर लूप में काउंट मेरा रन होगा 1 से लेकर नंबर ऑफ वेक्टर जो यूजर मुझे देगा। ठीक है, सिंस ये मुझे मैट्रिक्स में चाहिए था, इसलिए मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करना होता है। पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स में नील के साथ इनिशियलाइज करूंगा, फिर 1 बाय 1 उसमें के हिसाब से, फॉर लूप के हिसाब से उसमें वेक्टर एंटर होता जाएगा। बट द प्रॉब्लम हियर इज, ये जो वेक्टर यहाँ पे एंटर हो रहा है, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन में डाला है कि आप जो वेक्टर दे रहे हो मुझे वो एज अ रो वेक्टर दो। ठीक है, तो यूजर वो रो वेक्टर दे रहा है, इसलिए इसमें जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसमें पहला वेक्टर फर्स्ट रो में जाता है, सेकंड वेक्टर सेकंड रो में जाता है, थर्ड वेक्टर थर्ड रो में जाता है। इसलिए मुझे यहाँ पे नीचे उसका ट्रांसपोज लेना होगा। ये सारी चीजें आप स्किप कर सकते हो जब आप यूजर से डायरेक्टली एज अ कॉलम वेक्टर लोगे तो आपको अभी समझ में आ रहा है। तो ये आप एज पर यूर इंटरेस्ट यू कैन ट्राई। मैंने क्या किया है, यूजर को बोला है कि आप वेक्टर दो, रो मैट्रिक्स में दो। ओके, तो फिर पहला वेक्टर मेरा फर्स्ट रो में जाता है, सेकंड वेक्टर मेरा सेमीकोलन की वजह से फर्स्ट रो में जाएगा, फिर सेकंड वेक्टर मेरा सेकंड रो में जाएगा, थर्ड वेक्टर मेरा थर्ड रो में जाएगा। बट इससे क्या होगा कि हर एक वेक्टर मेरा रो वाइज जा रहा है। बट आपको पता है कि कैलकुलेशन पर्पज जो आपने यहाँ पे किया था, पहला वेक्टर पहला कॉलम में जाना चाहिए, इसलिए मुझे नीचे उसका ट्रांसपोज लेना पड़ रहा है। बट इफ यू टेक द वेक्टर्स इन कॉलम मैट्रिक्स यू कैन स्किप दिस पार्ट आल्सो, सो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो फिर सेम यहाँ भी वेक्टर इनपुट में दे रहा हूँ यूजर को, यस प्रिंट या इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यूजर जो चीजें एंटर करेगा, अब ये नंबर है इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग का कोई लॉजिक नहीं है, सिंस दिस आर दी नंबर्स, है ना, नंबर्स ही है, तो नंबर्स में स्ट्रिंग लेने की जरूरत पड़ती नहीं आपको, वो रीड हो जाता है, नंबर्स के लिए इशू नहीं है। अगर वो कैरेक्टर उसमें आते तो फिर आपको स्ट्रिंग करना होता है और फिर स्ट्रिंग टू सिंबॉलिक जाना होता है। यहाँ पे नंबर ही है तो इसलिए वो पॉइंट आता नहीं है ना। प्रीवियसली हमने स्ट्रिंग टू सिंबॉलिक हमने यूज किया था, यहाँ पे हम नहीं कर रहे, द रीजन इज ऑल दिस आर दी नंबर्स ओनली। फिर है, ठीक है, तो परसेंटेज अभी आपको मैंने क्लियर किया, एंटर यूर फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर थर्ड वेक्टर, तो इसलिए इसका जो पाथ है वो के आता है ना, के मतलब आपने फॉर लूप में जो यूज किया वो। फिर ऐसे 1 बाय 1 वेक्टर आएगा, है ना, यहाँ से एक एक वेक्टर आएगा, यहाँ पे ऐड होता जाएगा, इसको इनिशियलाइज मैंने यहाँ से किया है। ठीक है, एंड फिर मैं उसका क्या लेने वाला हूँ, ट्रांसपोज लेने वाला हूँ। ये मेरे पास फाइनल आउटपुट था। ओके, और इसका भी बस क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज ले रहा हूँ। और फिर क्या होगा, यह भी आपको शायद थ्योरी में मैंने नहीं एक्सप्लेन किया था इसमें, या सॉरी हाँ हमने किया था ये। सो इसमें हमने क्या देखा था, जब आप इसको, आपको पता है ना, कि अगर सारे सीआईज अगर 0 आते तो वेक्टर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। इन दैट केस द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो एंड अगर एक भी नॉन जीरो आता है, एटलीस्ट वन सीआई इज नॉन जीरो, देन द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये चीज है। तो सी राइट साइड में 0 आने की वजह से ये सिस्टम है होमोजीनियस। आपको पता है होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन आता ही नहीं। होमोजीनियस में दो ही केसेस है, एक है यूनिक, एक है इनफाइनाइट। ठीक है, अभी यूनिक सॉल्यूशन जो भी होता है होमोजीनियस का, वो क्या होता है, 0 0 0। जीरो सॉल्यूशन होता है ना। एंड इनफाइनाइट जो भी होता है वो नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है। तो मतलब जब भी जीरो सॉल्यूशन आ जाए मेरा आंसर होगा इंडिपेंडेंट, और जब भी नॉन जीरो सॉल्यूशन आ जाए मेरा आंसर होगा लीनियरली डिपेंडेंट।
So now the case is very simple. When we have a unique solution for this system, the answer is linearly independent. And when we have an infinite solution, then the answer is linearly dependent. बस मैंने उसको यूज किया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रैंक कैलकुलेट करूंगा। तो रैंक ऑफ ए, आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए अभी यहाँ पे ऑगमेंटेड नहीं आता मैट्रिक्स, क्योंकि इसको मैं अटैच भी करता तो ए मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे जो ए कॉमा बी मैट्रिक्स होता है वो ए ही होता है ना, होमोजेनियस में। तो अगर ये रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स आती है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड लेस देन एन आती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बस मैंने वही लिखा है। अगर रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स आपने लिए थे, जितने वेक्टर से उतने वेरिएबल आप लेते हो। सो इफ रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर, आंसर इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। नहीं है, अदरवाइज आंसर होगा लिनियरली, सॉरी, if rank is equal to number of vector, then your answer is linearly independent, otherwise your answer is linearly dependent. ठीक है। So let me just show you this program. So enter the number of vectors. हाँ, enter the number of vectors. चलो एंटर करते, मैं 2 ही लेता हूँ, चलो 3 ले लेता हूँ। हाँ, एंटर योर फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर एज अ रो लिखना है, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन में वैसे डाला था। तो ये मैंने एंटर किया। फिर सेकंड वेक्टर भी एज अ रो लिखना है, 4 5 6। थर्ड वेक्टर भी एज अ रो लेना है, सो 7 8, रैंडम दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कोई नहीं। फिर हो गया। फिर आते यहाँ पे क्या क्या चीजें देखते, क्या क्या हो गया। पहले क्या किया था, नंबर ऑफ वेक्टर का काउंट 3 लिया मैंने। फिर यहाँ से ये जो था, यहाँ से ऑटोमेटिक क्या होता, जो पहला वेक्टर था, सॉरी इसका आउटपुट मैंने हाइड किया होगा शायद, हाँ इसका आउटपुट हाइड किया था, उसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये रो में किस में जा रहा था, रो वाइज जा रहा था, है ना। फिर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया था, है ना। ट्रांसपोज लेने के बाद पहला जो वेक्टर था मेरा 1 2 3, आप नीचे देखो 1 2 3 फर्स्ट कॉलम में आता है, 4 5 6 सेकंड कॉलम में आता है, 7 6 7 9 थर्ड कॉलम में आता है। तो इन बिटवीन का मेरे से मैंने हाइड किया था, इसलिए आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा आउटपुट में। आप एक और बार रन करके चेक कर सकते हो। एंड फिर इसकी उसने रैंक चेक की, रैंक इज इक्वल टू n आ रहा है, देयरफॉर द वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। दैट्स इट, सिंपल प्रोग्रामिंग। ये भी इस सेक्शन में जाएगा। क्लियर? I will continue next 10 to 15 minutes only. कुछ रह जाता है, so that may we may cover in upcoming sessions. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? Yes, any doubt in dependent independent? Are you with me or not? Yes, sir. Okay, ठीक। So next is eigenvalues and eigenvectors. Okay, इसके आगे प्रोग्राम इजी है। So eigenvalues and eigenvector में एक मैट्रिक्स लेना होता है। ओके, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। eigenvalues we define only for a square matrix, it is not for a non square matrix. तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन में क्लियरली बोल दिया कि एंटर योर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, है ना, जिसमें यम और एन की वैल्यू इक्वल होगी। तो वो दोनों वैल्यूज मैंने साइज ऑफ ए से एक्सट्रैक्ट किए। बट फिर भी चलो, अगर कोई ऐसा यूजर है जिसको ये नहीं पता है कि आइगन वजन आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते समय स्क्वायर मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैंने एक एरर मैसेज सेट किया कि अगर यम और यन आपके इक्वल नहीं आते, ये सिंबल का मतलब है नॉट इक्वल। अगर यम और यन आपके इक्वल नहीं आते तो आपको एक एरर दिखाई देगी, यूर मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये यूजर को समझ में आएगा, फिर यूजर फिर से उसको चेंज करेगा। तो ये मैंने एक्स्ट्रा में डाला। ओके, आप याद रखो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है। ओके, यूजर हमेशा करेक्टली इनपुट देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर एक ही सिंटैक्स है इसका, ओके, जिससे डायरेक्टली आइगन वेक्टर आते हैं, आइगन वैल्यूज आते हैं, विच इज EIG ऑफ ए। ओके, इक्वल टू, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में एक वी मैट्रिक्स लेना है और डी मैट्रिक्स लेना है। वी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो वी है, आपके लिए लिख रहा हूँ, जो वी मैट्रिक्स होता है इट्स आइगन वेक्टर मैट्रिक्स, एंड जो डी है इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, वेयर डायगोनल पे आपके क्या है, आइगन वैल्यूज है। ओके, डी इज डायगोनल मैट्रिक्स, in which eigen values on the diagonal। इसमें बस क्या होता है, आपके जो आइगन वैल्यूज है वो डायगोनल पे आ रहे, तो उसको थोड़ा एक्सट्रैक्ट करना होगा हमें, क्योंकि आइगन वैल्यूज आपसे सेपरेट नहीं आ रहे। डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायगोनल है ना, डी मैट्रिक्स में जो डायगोनल है उस पे आपके आइगन वैल्यूज आते हैं। फिर डायरेक्टली आपका क्या आता है, एक मैट्रिक्स आता है जिसमें पहला
जो कॉलम है दैट विल बी योर फर्स्ट आइगन वेक्टर, सेकंड कॉलम विल बी सेकंड आइगन वेक्टर, थर्ड विल बी थर्ड आइगन वेक्टर। तो यहाँ से वो सारी चीजें सॉल्व हो रही है, पर थोड़ा और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने नीचे ये फॉर लूप में उसको एडजस्ट किया। तो फॉर लूप रन होगा 1 to m टाइम्स, क्योंकि जितने मैट्रिक्स के ऑर्डर है उतने आइगन वैल्यूज भी आएंगे, उतने आइगन वेक्टर्स भी आएंगे। तो जितने नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज है वहां तक मुझे इसको रन करना था। तो आप इसको m भी दे सकते हो, n भी दे सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वली है। तो ये m भी हो सकता है, ये n भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर, आपको जो देना है आप दो। ओके, फिर एफ प्रिंट एफ का मैंने यूज किया, क्योंकि एफ प्रिंट एफ में मुझे बस डिस्प्ले करना था, उसको आगे यूज नहीं करना है। तो उसमें मैंने क्या किया है, द फर्स्ट परसेंटेज डी इसलिए यूज किया है, द फर्स्ट आइगन वैल्यू इज, अभी ये परसेंटेज यस आ रहा है, देखो अभी ये इंटरेस्टिंग है। सो परसेंटेज डी का पाथ मैंने क्या रखा है, आई रखा है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोल दिया है परसेंटेज और डी और परसेंटेज आई के केस में पाथ हमेशा नंबर्स में चेंज होगा, बट परसेंटेज यस के लिए ऑर्डर दैन नंबर चलेगा। तो परसेंटेज यस का मैंने क्या दिया है सिंबल, डी ऑफ आई कॉमा आई। क्या मतलब है इसका, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? डी ऑफ एलिमेंट एट आई कॉमा आई। हाँ, डी इन ब्रैकेट आई कॉमा आई मतलब जैसे आप बोलते हो ना A11 एलिमेंट, A22 एलिमेंट, A33 एलिमेंट, तो यहां से क्या होगा, आई एलिमेंट आपका एक्सट्रैक्ट होने वाला है, मतलब बेसिकली डायगोनल का ही एलिमेंट वो लेगा, A11 लेगा, A22 लेगा, A33 लेगा एंड सो ऑन। तो यहां से डिस्प्ले होके क्या आएगा, द फर्स्ट आइगन वैल्यू इज पहला डायगोनल एंट्री, द सेकंड आइगन वैल्यू इज, द थर्ड आइगन वैल्यू इज, द फोर्थ आइगन वैल्यू इज दिस, ऐसा डिस्प्ले होके आएगा, है ना। और फिर जो आपकी पहली आइगन वैल्यू उसका आइगन वेक्टर भी मुझे चाहिए था। और यहाँ पे क्या होता है, जो वी मैट्रिक्स फॉर्म होता है, सो पहला फर्स्ट आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर पहला कॉलम होता है, सेकंड आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर सेकंड कॉलम होता है, थर्ड आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर आपका थर्ड कॉलम होता है। मैं आपको दिखाने वाला आउटपुट में भी ये सारी चीजें। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, जब मैं फर्स्ट आइगन वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं, मुझे उस वी मैट्रिक्स का पहला कॉलम ही चाहिए। जब मैं सेकंड आइगन वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं, मुझे उस वी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम ही चाहिए। तो वो कैसे इंश्योर कर रहा हूं, एफ प्रिंट एफ से मैंने बस इंस्ट्रक्शन में लिख दिया है द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज। अब ये यहाँ पे कहीं पे भी वैसे एफ प्रिंट एफ का यूज नहीं करते तो भी चल जाता है, क्योंकि मैंने कहीं पे यूज नहीं किया, कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया। हाँ, ये एक सिंबल याद रखो, ओके, स्लैश एन का मतलब है आप नेक्स्ट लाइन में जा आपका आउटपुट जाएगा। तो ये करने के बाद स्लैश एन की वजह से जो भी आगे चीजें होगी वो नेक्स्ट लाइन में दिखाई देगी आउटपुट में। तो आउटपुट में मैंने क्या डिस्प्ले किया है, वीक जो था ना, तो अगर आई की वैल्यू 1 आएगी तो फर्स्ट आइगन वैल्यू यहां से समझ में आएगी, और पहला आइगन वेक्टर निकालने के लिए मैंने वी का बस पहला कॉलम एक्सेस किया है, तो इसको ऐसे एक्सेस करना होता है, ओके, सेमी कोलन सॉरी डबल कोलन कॉमा आई। इसका मतलब मैंने क्या किया, यहां से पहला कॉलम ही एक्सेस किया है, रोज पे कंडीशन नहीं रखी है मैंने, कॉलम मुझे पहला ही चाहिए, ठीक है। सो ऐसे आपको एक्स्ट्रा करना होता है जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का पर्टिकुलर कॉलम अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो, ठीक है। तो इफ यू रन दिस, पहले वो पूछेगा कि आपका मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में दे देता हूं से 3 4 5, देन -1 -2 -3, देन 0 0 1, ठीक है। रैंडम दे देता हूं, फिर वो सारा कैलकुलेशन करके देगा, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू वन बाय वन क्विकली। हाँ, ये मैट्रिक्स क्या लिया है मैंने, 3 4 5 -1 -2 -3 0 0 1। फिर वो वहां से यम और यन चेक करेगा, दोनों इक्वल थे इसलिए उसने एरर का मैसेज नहीं शो किया है। अगर आप इसको नॉन स्क्वायर लेते हो ना, देन ही विल, मतलब एट दैट टाइम यू विल गेट द एरर, वो मैसेज आपको देगा, आगे रन नहीं करेगा प्रोग्राम, ठीक है। आप वो क्रॉस वेरीफाई करो। फिर यहां से इस सिंटैक्स से मेरे पास क्या आता है, एक वी मैट्रिक्स आता है और डी मैट्रिक्स आता है। वी क्या होता है, जिसमें पहला कॉलम फर्स्ट आइगन वेक्टर है, सेकंड कॉलम सेकंड आइगन वेक्टर है, थर्ड कॉलम थर्ड आइगन वेक्टर है। और डी क्या है, जिसके डायगोनल पे मेरे आइगन वैल्यूज है। तो इन दोनों को बस एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने फॉर लूप का यूज किया है। तो फॉर लूप से क्या होगा, द फर्स्ट आइगन वैल्यू इज, ओके, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्या, परसेंटेज यस के लिए डी दिया है, डी ऑफ आई आई, वाई इज नॉट एबल टू रीड, ठीक है। कुछ तो इसमें एरर रीड नहीं कर पा रहा है, बट एवरीथिंग इज करेक्ट, ओके। सो द फर्स्ट आइगन वैल्यू इज आई डी ऑफ आई आई इज लुक करेक्ट, ठीक है। ये रीड नहीं कर पा रहा है, देखते हैं क्या इसमें एरर है। तो फर्स्ट आइगन वैल्यू इज यहाँ पे 2 आना चाहिए था, द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ये कैच किया उसने।
द सेकंड आइगन वैल्यू इज -1 को उसने रीड किया है, ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग वेक्टर इज -0.7 0.70 एंड द थर्ड आइगन वैल्यू इज, जो भी थर्ड नंबर था वो 1 आना चाहिए था, ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो बस मैंने उसको स्प्लिट करके लिखा है, इसका और कोई यूज है नहीं फॉर लूप का, ओके। तो जो वी और डी था वहां से मेरे पास वेक्टर्स और क्या बोलते हैं आप, आइगन वैल्यूज आ रहे थे, बस उसको लिखा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कि पहले आइगन वैल्यू क्या है, फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या है, लाइक दैट, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो सर वो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा वो वो मुझे लग वैल्यूज? रहा है उस नंबर के पीछे कुछ देखना पड़ेगा कि वो नंबर में कुछ इश्यू है। आई नीड टू चेक विद द डिफरेंट मैट्रिक्स आल्सो। सो सर मैंने ट्राई किया, मैं इधर भी रन नहीं हो रहा। ओके, कहीं पे भी नहीं आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा, -1 ही दिखा रहा है सिर्फ। ओके, सो लेट मी जस्ट ट्राई बाय चेंजिंग द वेरिएबल्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट में। अगर ऐसे हो रहा है तो देखना पड़ेगा। के हिसाब से ही चलेगा वैसे, के हिसाब से ही चलेगा, डी ऑफ आई कॉमा आई। होना तो नहीं चाहिए था, बट लेट लेट मी चेक, ठीक है। तो इसमें तो एरर नहीं है, देखना पड़ेगा अभी ये क्या है। दैट आई विल चेक वन मोर टाइम, समवेयर कहीं पे अगर कुछ मिस्टेक है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड को एक्सेस कर रहा है, फर्स्ट को नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ तो एरर आ रही है। ओके, विल सी। ये होता है अभी मतलब में, आप अभी आप रन करके देखोगे, सो यू विल फाइंड मेनी क्वेरीज, ठीक है। बट डोंट वरी, जो भी आता है आप मुझे बोल दो डायरेक्टली, ओके, वी आर देयर, ठीक है ना। इसको मैं एक बार फिर से देख के आपको क्लियर कर दूंगा कि व्हाई दिस एरर विल बी देयर, ओके। currently I don't have any idea about this, why this question mark is there, okay। so एक बार क्लियर करके मैं आपको बोल दूंगा इसको क्या, ठीक है। सो या इसमें यस प्रिंट या एक बार देखना पड़ेगा कि उससे अगर कुछ चीजें हो रही है तो विल सी, बाद में मैं इसको करेक्ट कर देता, ठीक है। सो अभी एक लास्ट यूनिट लेता हूँ, यूनिट नंबर 2, एंड देन मे बी उसके बाद बाद में थोड़ा एक सेशन और प्लान करेंगे, एक टाइम पे मुझे लग रहा है ज्यादा होगा ये। ये लास्ट यूनिट पे कुछ नहीं है कंटेंट, आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 लेंदी है, ओके, दोनों में थोड़ा टाइम जाएगा, उसके बाद यूनिट 3 यूनिट 4 ऑनवर्ड्स थिंग्स आर वेरी इजी, ठीक है। तो इतना करके हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 2, डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें पहला टॉपिक था आपका लिमिट और इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे आता हूँ मैं, ये सिंटैक्स ऑलरेडी हो चुका है आपका, इसमें अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, ओके। इसमें बस एक याद रखो, साइन डी का मतलब होता है जो एक्स आप इनपुट यहाँ पे दे रहे हो ना, वो डिग्री में लेता है, एंड अदरवाइज वो रेडियन में ही काउंट करता है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो मोड होता है इसमें रेडियन ही होता है, अगर आपको पर्टिकुलर डिग्री में कुछ कैलकुलेशन करने हैं तो डी यूज करना होता है, बस इतना इसमें याद रखो। अभी आते हैं प्रोग्रामिंग पे। तो लिमिट के लिए क्या क्या चाहिए यूजर से, मुझे फंक्शन चाहिए यूजर से, लिमिट एक्स टेंस टू ए होता है, तो एक्स टेंस टू ए के लिए ए की वैल्यू मुझे यूजर से चाहिए, फिर मैं लिमिट कैलकुलेट करके दूंगा। तो सिंटैक्स तो सिंपल है, लिमिट करके ही है, लिमिट इन ब्रैकेट कौन से फंक्शन का ले रहे हो, वो फंक्शन लेना है जी, विद रिस्पेक्ट टू आप मतलब एक्स टेंस टू ए जा रहा है ना, लिमिट ऑफ जी एक्स टेंस टू ए जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्स आएगा और ए आएगा, ठीक है। तो जी का इनपुट यूजर से आएगा, ए का इनपुट भी यूजर से आएगा, फिर वो बस लिमिट सिंटैक्स में यूज करके आपको आंसर आ जाएगा। यप प्रिंट यप में बस मैंने उसको थेरोटिकली पेस्ट किया है, द लिमिट ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स, ओके, जी ऑफ एक्स एट एक्स टेंस टू, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे ए की वैल्यू रन होगी, तो परसेंटेज आई के लिए मैंने ए पाथ दिया है, ठीक है, पहले जैसा था वैसे रख देता हूँ, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स परसेंटेज एस, हाँ, तो परसेंटेज एस मतलब आपका जो गिवन फंक्शन है, तो गिवन फंक्शन का पाथ क्या दिया है मैंने, जी दिया है, गिवन फंक्शन का पाथ मैंने जी दिया है, एक्स टेंस टू ए, ए के लिए पाथ मैंने दिया है ए, मतलब परसेंटेज आई यूज किया क्योंकि वो नंबर में चेंज हो रहा था, अदर देन नंबर है तो परसेंटेज यस यूज होता है, नंबर है तो परसेंटेज आई और परसेंटेज डी आल्सो वी कैन कंसिडर। और फिर मुझे आंसर लिखना था, जो लिमिट का आंसर था, यच लिमिट का आंसर था, तो इसलिए लास्ट में परसेंटेज एस के लिए मैंने यच पाथ दिया। तो इफ यू रन दिस, रन करके आपको ये और क्लियरली समझ में आएगा।
तो यहाँ पे आपको फंक्शन देना होगा। ओके, एंटर द फंक्शन जी ऑफ एक्स। तो क्या फंक्शन आप दोगे? मैं सिंपल लेता हूँ जो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मैं लेता हूँ एक्स क्यूब माइनस 2 स्टार एक्स, ये फंक्शन लेता हूँ मैं। और फिर लिमिट एक्सटेंस टू क्या लेता हूँ? लिमिट एक्सटेंस टू 1 लेता हूँ। तो मुझे पता है आंसर मेरा -1 आएगा, तो लिमिट एक्सटेंस टू 1 लेता हूँ। तो तो क्या आ रहा है आंसर? द लिमिट ऑफ द फंक्शन, है ना। तो एच की वैल्यू मैंने डायरेक्टली आंसर में डाली, आउटपुट में सेट की है। ठीक है, सो द लिमिट ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स एट एक्स टेंड्स टू 1 इज -1। ठीक है, तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको आउटपुट में क्या रखना है। एक बार मैं दिखाई देता हूँ, ये छोटा है। जैसे अगर ये इनपुट भी एक मुझे हाइड करना है तो ये दिखाई नहीं देगा यूजर को, ये भी दिखाई नहीं देगा यूजर को, तो डायरेक्टली यूजर को एक लास्ट लाइन दिखाई देगी। तो इफ यू रन दिस प्रोग्राम एंड अगर आप वो फंक्शन फिर से सेम लेते हो, लिमिट 1 लेते हो, तो देखो यूजर को ये कुछ नहीं दिखाई देगा, यूजर को डायरेक्टली आपका फाइनल आंसर दिखाई देगा, द लिमिट ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स इज दिस। तो ये आप चीजें सेट रख सकते हो कि आपको यूजर को क्या एक्चुअली शो करना है। ठीक है, तो अभी मैं ना आउटपुट थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, तो कमांड विंडो। ओके, ये कुछ बैचेस में हुआ था, कुछ बैचेस में पेंडिंग था, तो इसलिए बस इतना याद रखो, इतना ही प्रोग्राम है आपको। ठीक है, ऊपर का सिंटैक्स था जो ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर आते हैं टेलर एंड मैक्लॉरिन पे। यहाँ पे भी द सिंटैक्स पार्ट इज मोस्ट ऑफ द बैच में वो हो चुका है, तो उस पर हम नहीं जाने वाले डायरेक्टली। मैं अभी डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे आता हूँ, जो लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मतलब कौन से फंक्शन की आपको मतलब टेलर और मैक्लॉरिन में कौन से फंक्शन की सीरीज कैलकुलेट करनी है, वो फंक्शन आपको यूजर से लेना होगा। तो एक यफ मैंने इनपुट दिया कि एंटर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अभी एक सिंगल मतलब एक्स वेरिएबल में हम चल रहे हैं, तो उसमें जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे, आपको पता है, एक्स को मुझे सिम्स में असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैंने नहीं किया है क्या? बिकॉज एक्स इज माई वेरिएबल, सो आई नीड टू असाइन दैट एक्स एज माई वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिम्स में असाइन कर दिया, आप कहीं पे भी असाइन कर दो। फिर तो टेलर थ्योरम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? फंक्शन मुझे यूजर देगा, कौन से पावर में चाहिए उसको, एक्स माइनस ए के पावर में चाहिए, एक्स माइनस 2 के पावर में चाहिए, एक्स-3 के पावर में चाहिए, लाइक दैट। सो एक्सपांशन एट पॉइंट, इसका ही मतलब क्या है? एक्सपांशन एट पॉइंट ए का ही मतलब क्या है? एक्सपांशन इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए। तो आपको जिस पावर में चाहिए वो ए आपको देना पड़ेगा, वो यूजर से आएगा। और कितने ऑर्डर तक आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, वो भी आपको, सॉरी, नहीं नहीं, इनपुट नहीं, कितने टर्म्स आपको चाहिए, वो होगा ऑर्डर ऑफ द एक्सपांशन। आपको पता है बाय डिफॉल्ट इसमें जो टेलर फंक्शन होता है ना, ये 5th डिग्री तक ही एक्सपांशन देता है। आपको जिस ऑर्डर तक उसको एक्सपांड करना है, उस ऑर्डर तक आप उसको एक्सपांड कर सकते हो। तो ये मतलब जिस ऑर्डर तक, जिस अप टू एक्स रेस टू 5, अप टू एक्स रेस टू 7, जितने ऑर्डर तक आपको उसको एक्सपांड करना है, आप वो कर सकते हो। तो वो भी आपको यूजर से लेना है। ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, अप टू एक्स रेस टू 5 ही एक्सपांड करके देगा। ठीक है, और फिर मैंने उसको प्रिंट यप में बस यूजर के लिए आउटपुट शो किया कि जो आपका फंक्शन था, उसका एक्सपांशन एट एक्स इक्वल टू ए जो भी आपने दिया था इज, वो आउटपुट मैंने सेट किया। सो लेट मी जस्ट रन फॉर यू। सो एंटर योर फंक्शन, तो फंक्शन में ले रहा हूँ, क्या ले ले, एक्स क्यूब -2 एक्स स्क्वायर, सिंपल सिंपल ले रहा हूँ तो जल्दी दिखाई देगा, +10। लेट मी टेक दिस, एक्स क्यूब -2 स्टार एक्स स्क्वायर +10। फिर वो पूछ रहा है कि कौन से पावर में आपको इसको एक्सपांड करना है। सो एक्सपांड दिस इन पावर ऑफ एक्स +1। ठीक है, तो -1 मैंने डाल दिया। अप टू विच ऑर्डर यू वांट दिस, तो मैं अभी 7 डाल देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा क्या होगा। ठीक है, तो 7 तक तो नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको पता है ये डिग्री 3 का ही था। ओके, तो इसलिए सारे टर्म्स आएंगे। तो ये होगा, ये सेम एक्सप्रेशन आपका x+1 के पावर में शिफ्ट हो गया। तो टेलर से आप किसी भी पावर में उसको एक्सपांड कर सकते हो। तो टेलर का सिंटैक्स यही है, कौन से फंक्शन का एक्सपांशन देख रहे हो, x माइनस ए जो आप लिखते हो ना, उसको ऐसे लिखना है, x कॉमा ए लिखना है। एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि कितने टर्म्स उसमें आपको चाहिए, क्योंकि कुछ फंक्शन में इन्फिनिटली मेनी टर्म्स आते हैं, तो फिर वो आपको ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर मैं इसको फिर से आपको दिखाता हूँ कि जो अदर फंक्शन के लिए, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेता हूँ,
ठीक है, और फिर उसको मैं x+1 के पावर में अगर करता हूँ, तो फिर मैं जितने टर्म्स इसमें डालूंगा उतने ही टर्म्स मुझे दिखाई देंगे। तो अगर मैं 5 डालता हूँ तो आप देखो एक्सपांशन अप टू डिग्री 4 तक आएगा। ठीक है, आ रहा है कि नहीं? हाँ, डिग्री 4 तक आएगा, देखो आप यहाँ तक। ओके, सो इसलिए कुछ फंक्शन जिसमें ज्यादा टर्म्स आते हैं उसमें आपको ऑर्डर देनी होती है। अभी ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर ऑर्डर n आती है तो एक्सपांशन n-1 तक आता है। ओके, तो ये याद रखिए, अगर ऑर्डर आपकी 10 है तो एक्सपांशन 9 ऑर्डर, मतलब अप टू x⁹9 तक आपको मिलता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड। सो नाउ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको उस फंक्शन को n बार डिफरेंशिएट करना है, एक डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, जितने चाहे उतने डेरिवेटिव्स आपको उसके कैलकुलेट करने। सक्सेसिव मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट सेकंड नहीं, जितने मतलब 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, जो आप नंबर दोगे उतने टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसमें भी मैंने सिंपल प्रोग्रामिंग की है। टेक द इनपुट फंक्शन आप यूजर से लो, कितने ऑर्डर तक आपको डिफरेंशिएट करना है वो भी आप यूजर से लो, और फिर इसका सिंटैक्स है DI डबल एफ से क्या होता है, फंक्शन जो एफ था उसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कौन से आपको पता है डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई करे वो मैटर करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और इसमें मैं आई डाला है, तो आई का मतलब क्या होगा, आई टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 1 to n। तो मतलब यूजर मुझे जितने वैल्यू देगा उतने बार वो डिफरेंशिएट करने वाला है। तो यूजर अगर मुझे बोल रहा है कि 4 है n इक्वल टू 4 है, तो वो पहला डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करके देगा, सेकंड भी देगा, थर्ड भी देगा, फोर्थ भी देगा। इसलिए मैंने फॉर लूप यूज किया है, क्योंकि एक ही ऑपरेशन बार बार मुझे करना है ना, तो इसलिए फॉर लूप यूज किया। एंड फिर यह प्रिंट यप के थ्रू हर एक वैल्यू मुझे रिफ्लेक्ट होगी कि पहला डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, थर्ड डेरिवेटिव क्या है, फोर्थ डेरिवेटिव क्या है, लाइक दैट। सो यू कैन चेक दिस, तो रन कर दो। सॉरी, इसको रन कर देते हैं। हाँ, सो एंटर योर फंक्शन। क्या था एक इसमें, सॉरी, हाँ डेरिवेटिव का है, ठीक है। तो एंटर योर फंक्शन, सो लेट मी टेक, मैं पुराने वाला ही कोई तो ले लेता हूँ। सो सॉरी, इसकी हिस्ट्री क्लियर हो गई। सो एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब -3 स्टार x²। ओके, फिर कितने ऑर्डर तक इसको डिफरेंशिएट करना है, अभी आपको पता है ये इसका थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो मैं थर्ड तक ही करता हूँ तो आ जाएगा। तो पहला डेरिवेटिव क्या है इसका, वो आ जाता है, पहला डेरिवेटिव है 3x², सॉरी, हाँ 3x² -6x, सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है, थर्ड डेरिवेटिव आ जाता है। तो इसलिए आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो, जितने चाहे उतने बार उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये था DIFF सिंटैक्स। ठीक है, हाँ एक और पॉइंट इसमें मैंने ऐड किया विच इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैटलैब में भी आपके पास डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन आता है। बेसिकली इस प्रोग्रामिंग का यूज ही पार्शियल फ्रैक्शन है, फिर उसके आगे डेरिवेटिव लेना आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो फंक्शन आप यूजर से ले सकते हो, फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको करना है तो सिंटैक्स सिंपल है, PARTFRAC, पार्शियल फ्रैक्शन करके एफ लिखो, वो डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन करके देगा। फिर उसके आगे जो भी आपका आंसर आ रहा है आप उसको जितने चाहे उतने बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वो नीचे का सिंटैक्स सेम रखा है मैंने, उसमें कोई चीज नहीं है, जो ऊपर किया था वही किया। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ये चीज है, तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ही सिंटैक्स है, PARTFRACC। तो कोई भी एक फंक्शन आप दो, अभी पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए इसलिए मैं सिंटैक्स थोड़ा केयरफुली दे रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ x अपॉन क्या करते हैं, x² -4 स्टार x+4। जनरली आप जो डिनोमिनेटर में लिखते हो ना उसको आप ब्रैकेट में डाल दो, तो रीड करने में इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो x अपॉन दिस ये मैंने डाल दिया, तो रन द सेक्शन एंटर करना है। फिर वो बोल रहा है कि हाँ एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन तो आ जाएगा, फिर मैंने नीचे इनपुट में डाला था कि कितने ऑर्डर तक इसको डिफरेंशिएट करना है। सो लेट मी टेक ओनली सेकंड डेरिवेटिव। अभी आउटपुट में देखते हैं हम। फंक्शन फंक्शन क्या था, लिया था मैंने x अपॉन x² -4x+4। फिर आता है उसका पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन क्या था, 1 अपॉन x -2 + 2 अपॉन x -2 होल स्क्वायर। तो ये मेन प्रोग्रामिंग है। इसके आगे इसका डेरिवेटिव लेना तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इससे वही है, ऊपर वाला ही सिंटैक्स है, पहला डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, सेम रन किया है मैंने, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ओके। सो आगे एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का है, लेना है या यहीं पे स्टॉप करना है आप बोल दो, इट्स अप टू यू ना, बिकॉज सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगले सेशन में लेते हैं।
सो प्लीज। हियर विल स्टॉप टुडे एंड ठीक है, आगे का भी एक